सुप्रीम कोर्ट ईगो पे ले लेता है आजकल। मतलब सबसे ज्यादा मतलब गर्लफ्रेंडों में भी जो गर्लफ्रेंड होती है ना, तुरंत तुनक जाए वो साला, उसको कुछ भी करके मना लो, मानने के लिए तैयार नहीं, मैं तो ब्रेकअप, मैं दूसरे के साथ चली। और उसके बाद कि ठीक है बेबी सोना सॉरी बोल देते, नहीं तुम मेरे सामने आओ, नाक रगड़ के सॉरी बोलो। नेहरू पंडित था। हाँ, वही बोले ना, उस पे आपत्ति हो गई। देश को बर्बाद, यही है कुशवाहा को बोलो पहले जाकर राहुल गांधी को मारोगे। दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण है वो, जनेऊधारी कोर्ट के ऊपर जनेऊ उसका बाप पहनता था। एक चीज आपने देखी होगी, ब्राह्मणों के खिलाफ तो बहुत बोला जाता है और वो कहते हैं कि साइंस सबसे बड़ी है, लेकिन आज तक समझ नहीं आया कि उन लोगों में से एक भी व्यक्ति का नासा या इसरो में जाकर भाई पता ही नहीं कौन सी उन्होंने खोज कर दी या क्या कर दिया, कच्ची दारू के अलावा अगर उनके कोई इन्वेंशन हो, गन्ने के खेत है, धारा में चुतियापा का स्टेटमेंट, झांट वाला स्टेटमेंट है साला। तो कोई भी कह रहा है बहुत ठीक है, मतलब मुंह ना खुलवाओ मेरा, कुछ भी बोला जा रहा है वैचारिक साले। लेकिन उसकी काट हमारे अजीत भाई के पास थी। ये वामपंथियों को दौड़ा दौड़ा के, और कैची सिर्फ आगे नहीं चलाते पीछे घुसाते भी। लेकिन मुझे लग रहा है अब की बार जो है मेरा वाला कैमरा बीच में ना कर दे कहीं कि मेरी भी कटिंग आपको वहां से उठानी पड़ रही है। ऐसा हो सकता नहीं, हमने फोकस रखा है आपके ऊपर। वैसे ही हमारे ऊपर इतने इल्जाम लगते हैं कि भैया इनको बोलने नहीं देते, जबकि सबसे ज्यादा ये आदमी बोलता है। बोलने लगी मित्रों, मेरी आवाज दबाई जा रही है। वो पूरा आगे समाज आ जाता है हमारे ऊपर, आप बोलने नहीं दे रहे अंकुर भाई को। तो चलो भैया मित्रों, राम राम। राम राम जी। आज हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैं मोबाइल से पढ़ के आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहते। टॉपिक कैसे रखते हैं तो बिल्कुल। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा पतंजलि, जो भी बाबा रामदेव से माफी मंगवाई गई है या सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ है उसके बारे में पूरा विवरण रहेगा यहाँ पे। दूसरी हम बात करेंगे ब्राह्मणों के ऊपर, जो अभी कहा जा रहा है कि अगली जो लड़ाई होगी वो दलित वर्सेस ब्राह्मण होगी, वो हिंदू मुसलमान नहीं होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर तीसरी हम बात करेंगे बीजेपी वॉशिंग मशीन के बारे में। वीरेंद्र सिंह आ गया है और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, आ रही है। और चौथा फिर हमारा टॉपिक क्या रहेगा? चौथा हमारा टॉपिक रहेगा अमेठी। वहां से हमारे श्री रॉबर्ट जीजा जी पूरे जगत जीजा जी जो है वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो अजीत भाई आपसे शुरू करते हैं, कीजिए। पतंजलि जो है, बाबा रामदेव से माफी मंगवाई गई और ये कहा गया कि आप जो है वो भ्रामक एड्स कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं। जबकि ये भ्रामक विज्ञापन तो हर कोई दे रहा है ना, हॉर्लिक्स भी दे रहा है। और जिसने कंप्लेंट करी सुप्रीम कोर्ट में, आईएमए प्लीज जिसने दायर की, आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो कहता है साला पेंट जो है वो पेंट सारे बैक्टीरिया मार देगा। अरे लाइट बल्ब सारे कीटाणु खत्म कर देगा। इस तरीके की चीजें जब वो कर रहा है तो क्या ये भ्रामक नहीं है? और पतंजलि कैसे भ्रामक है? इसमें 2-4 चीजें। पहला ये हमें समझना होगा कि टारगेट आखिर है क्या। टारगेट पतंजलि तो है नहीं। बाबा रामदेव केवल एक फ्रंट है, और फ्रंट इसलिए है कि उनके नाम में बाबा लगा हुआ है, कपड़ा वो भगवा कलर की पहनते हैं, और वो व्यापारिक साम्राज्य चला रहे हैं। एम्पायर उन्होंने क्रिएट किया, और वो पूर्णतः स्वदेशी है। सबसे ज्यादा ये, अगर वो रॉ मटेरियल चीन से मंगवा के, अमेरिका से मंगवा के ये सब करते तो उनके ऊपर इस तरह से टारगेटिंग नहीं होती। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ईगो पे ले लेता है आजकल। मतलब सबसे ज्यादा मतलब गर्लफ्रेंडों में भी जो गर्लफ्रेंड होती है ना, तुरंत तुनक जाए वो साला, उसको कुछ भी करके मना लो, मानने के लिए तैयार नहीं, मैं तो ब्रेकअप, मैं दूसरे के साथ चली। इस टाइप का हालत सुप्रीम कोर्ट का हो गया। और वो ईगो पे लेके कि तुमने मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला, तुमने मुझे सॉरी बोला क्यों नहीं। और उसके बाद कि ठीक है बेबी सोना सॉरी बोल देते, नहीं तुम मेरे सामने आओ, नाक रगड़ के सॉरी बोलो तब मैं मानूंगी, और ये मैं माफ नहीं करूंगी। हाँ, मेरा पहले मूड बनाया माफ साला करना ही है, तुम्हें पब्लिक में जलील करूंगी, जाऊंगी तो मैं आईएमए वालों के साथ। तो ये वाला यहाँ पे हाल हो रखा है। मूलतः यही है कि अंततः जो आप बोल रहे हैं ना कि पेंट वाले को आईएमए द्वारा प्रमाणित, सर्टिफाइड, इस तरह के ये सब बेचते रहते हैं।
तो ये लोग कुछ दिन में जीन्स कपड़े ये सब सर्टिफाई करेंगे। तो फिर वही है कि बिग फार्मा किस तरह से लॉबिंग करता है, मूव करता है और किस तरह से हर एंशिएंट चिकित्सा पद्धति को क्रश करने की फिराक में। एलोपैथी कितने दिन से है भाई? सही बात। तुम जो पढ़ते हो सर्जरी, उसका फादर जो है सुश्रुत है। 200 से अधिक सर्जिकल इक्विपमेंट्स का उसने हजारों वर्ष पहले 2600 साल पहले आविष्कार किया था। नाड़ियों के ऊपर किस तरह से सुचर किया जाता है, टांके कैसे लगा, तब का डेवलप सब कुछ है। उस राइनोप्लास्टी सबसे पहले इंडिया में हुई। ये सब तो वही है कि इन लोगों को क्या करना है कि कुछ दिन में ये हमारे प्राणायाम को कह रहे हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वेलनेस सेंटर्स जो इनके उन सब में बाबा रामदेव के कारण सही बात, अन्य भी कंपनियां उसमें आई हैं और पंचकर्मा और विपश्यना इस तरह की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जो इनके वेलनेस सेंटर और इनका जो एलोपैथी का हजारों साइड इफेक्ट के साथ बना हुआ मतलब मेडिकेशन सिस्टम है, उस पे इन्होंने सेंधमारी की है, जहां पे इनका हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसलिए ये गैंग अप करके, और गैंगिंग देखिए इनका कौन सा है, 1954 का साला कानून, 1954 का, जिसके लिस्ट में जितने मतलब जो मैजिकल रेमेडीज एक्ट वाला है 14 तो क्योरेबल हो चुकी हैं, नई इनक्योरेबल आई वो लिस्ट अपडेट, आज तक एक संशोधन नहीं हुआ उस कानून का। उसको आधा उसी पे बालकृष्ण ने कहा कि भाई आप कौन से मतलब आर्काइक एक्ट को लेकर के चल रहे हो कि भाई 1954 का है, दुनिया बदल गई, आयुर्वेद में पीयर रिव्यूड रिसर्च हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं गया उनके लेबोरेटरीज में, भाई साहब भारत में केवल 2 ही लैब हैं उस क्लास के, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी है हरिद्वार वाला, हरिद्वार नहीं ऋषिकेश या मतलब हाँ, तो सड़क पे ही नहीं उनका, ये हरिद्वार से पहले पड़ता है, रुड़की से थोड़ा बाद में। हाँ वही दयानंद ग्राम। मैं गया हूँ, मैंने तो एक उस पर डॉक्यूमेंट्री भी प्रॉपर बना रखी है कि आयुर्वेद को क्या समझा जाता है। एक बाबा कोने में उस खल मूसल में कूट पीस रहा होगा नीम वीम का कुछ, और वो तुम्हें तुरंत पकड़ा देगा। तो उसकी पूरी अवधारणा को बाबा रामदेव ने चेंज किया है। डेंगू हो रहा है तो आप नीम की गोली ले लो, तुलसी की गोली ले लो, गिलोय का ले लो, ये सब। तो इनका जो मार्केट था ना कि पहले दवाई बेचो, उसके साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए दवाई बेचो, और तुम डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो। डॉक्टर के पास जाइए, 1200 रुपया साला विजिटिंग चार्ज है, और लिखे अच्छा ये टेस्ट लिख करवा के 3 दिन बाद फिर साला टेस्ट होते हैं, फिर 1200 रुपया लेगा ना, फिर कंसल्टेशन लेगा। तो ये मूर्खताएं चल रही हैं। उसी में 3-4 लॉबी है, एक एलोपैथिक लॉबी हो गई, उसके बाद फिर जुडिशरी घटिया कानून, उसके बाद मीडिया जो है विलीफाई करने के लिए कि ये बाबा साला मतलब बाबा को दिखा दिया होगा। था थंबनेल पढ़िए लल्लन टॉप का, खड़े करके पेल दिया, इस तरह की भाषा का प्रयोग ये सब कर रहे हैं सबके सब। और दुर्भाग्य ये है कि ये विज्ञापन नहीं से लेते हैं। सही बात है। अच्छा अंकुर भाई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना बीच में ये भी बोला कि आपने मतलब बाबा को बोला कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि एलोपैथी के पास कोरोना का कोई इलाज नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है ना भाई। और नहीं, देखो जब आप क्योर के हिसाब से बात कर रहे हो कि आप किसी भी बीमारी को क्योर नहीं बोल सकते। स्वामी जी का क्या है कि वो दवाइयों के बारे में बोलते हैं कि क्योर कर देगी, ये डायबिटीज को क्योर कर देगी, इसको क्योर कर देगी, उसको। तब आप ये कह रहे हो कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि एलोपैथी क्योर नहीं कर सकते कोरोना को। यार तुम क्यों उस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हो फिर? किसी भी एलोपैथी के डॉक्टर ने या किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि कोरोना को क्योर किया जा सकता है क्या? वही तो आप उनकी फील्डिंग क्यों कर रहे हो? आप बड़े सर्जन हो, डॉक्टर हो, एमबीबीएस का रखा है क्या आपने? लॉ पढ़ा है ना, तो लॉ के हिसाब से बात करो भाई। आप सर्जन नहीं हो, आप एमडी नहीं हो। तो ये बता देता है कि ये बायसनेस किस लेवल की है। और यही नहीं है, आयुर्वेद को आज से नहीं बहुत पहले से टारगेट किया जा रहा है। स्वामी जी ने एक बार क्या कहा था कि स्फटिका के बारे में बोला था कि दंत मंजनों में स्फटिका डालते हैं, उसको हड्डी बता दिया गया कि देखो ये हड्डी बोला गया है, और उसको रिपीट कर करके देखो दंत मंजन में हड्डी, दंत मंजन में हड्डी। ये स्वामी जी के खिलाफ आज नहीं है। 100 केस 2013 में एक साथ पड़े जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, और 1 सेकंड में सारे के सारे खत्म हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर कोई विल ही नहीं था, तरीका ही नहीं था। अभी आपने देखा होगा कि जग्गी वासुदेव वो एडमिट थे तो कहा कि सारी जिंदगी तो ये बंदा कहता रहा कि आयुर्वेद से इलाज होता है, लेकिन अब देखो ये खुद हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वही जो बात इन्होंने बताई कि शल्य चिकित्सा वाली, मैं एलोपैथी पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आपको पता है जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन को बुखार हो गया, तो उस टाइम पे जब एलोपैथी थोड़ा थोड़ा मतलब बूम पे थी, लेकिन उस तरीके की रिसर्च नहीं हो पाई थी,
तब उस व्यक्ति के दोनों हाथ बांध करके उसको बेड से और उसकी हाथ की नसें काट ली गई थी। और एलोपैथी डॉक्टर्स ने ये बोला था कि तुम्हारे अंदर खून में गर्मी बढ़ गई है, इसलिए खून को बाहर निकालना पड़ेगा। और आप ये पढ़ो कि अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति कैसे मरा था, वो साला तड़प तड़प के मरा था, उन्हीं लोगों की वजह से जिनकी बैटिंग आज हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जिन लोगों को ये तलक नहीं पता है कि भाई ये ब्लड हमारे जो वेन्स में चलता है, इसका कारण क्या है, तरीका क्या है। हम प्राणायाम करते क्यों करते हैं? हम फेफड़ों तक ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं वहां। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो ब्लड होता है ना वो फेफड़ों के आसपास इर्द गिर्द जमा होता है, वो ऑक्सीजन को लेता है वहां से। जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है तो हमारा शरीर एकदम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, बिकॉज यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जब हमारे शरीर के अंदर एसिड्स बढ़ने लग जाते हैं, तब हमें रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आलसी से होते हैं, तो उनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम और एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे टाइम में वो लोग क्या करते हैं, वो सीधे लेट जाते हैं, यानी कि जब सोते हैं, और वो सारा फिर बैलेंस होता है नींद के जरिए। लेकिन अगर हम सुबह सुबह प्राणायाम कर लें और अपने शरीर को शुद्ध कर लें, जिसमें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम भी होता है, तो नाड़ी शोधन अगर हम सवेरे सवेरे 15-20 मिनट, तो हम सारा दिन सचेत रहें। और कम से कम इस तरीके की बेहूदगी की बयानबाजी तो कम से कम कोर्ट में बैठकर ना करें कि तुमने कैसे कह दिया कि एलोपैथी के पास ये क्योर नहीं है। तो ये सब चीजें बेहूदगी नहीं कर पाओगे अगर आप पहले प्राणायाम करोगे, ऑक्सीजन की मात्रा संपूर्ण रखोगे। अब आप रिवाइटल को देखो, रिवाइटल क्या बोलता है कि आपने कैप्सूल ले तो आपके शरीर के अंदर क्या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। भाई तुम वही कैप्सूल से काम कर रहे हो, और जबकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और वही बाबा रामदेव कह रहे हैं कि 1 घंटा सवेरे बैठ कर कर लो यार इस काम को। एक्चुअली एलोपैथी की प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि यार प्लेटलेट सब कम हो जाती हैं, तो उसके लिए हम हजारों रुपए लेते हैं जो उसको बढ़ाने के लिए। और यहाँ बाबा ने बता दिया कि पपीते का पत्ता रगड़ो, उसमें अनार का दाना डालो और गिलोय डालो और पी जाओ, और ये पक्का इलाज है उसका। बकरी का दूध आप थोड़ा सा पानी मिला के बच्चे को दो, तो वो पक्का इलाज है उसका। बकरी का सिर्फ वही उपयोग नहीं है जो गांधी बापू करते थे, बकरी के दूध का इलाज और भी है। तो इसलिए प्रॉब्लम है कि अगर आप इस तरीके कोई बात बोलोगे ना, तो आपको ये चमगादड़ देखिए आपने, वो बैटमैन में कैसे चिपट जाती है, ऐसे आके हमारे सारे के सारे तंत्र चिपटते हैं। और ये सिर्फ यहीं से नहीं है, बाबा रामदेव ने जो प्राकृतिक खेती बोली है, अब आप देखोगे, आप यूरिया पेस्टिसाइड जब डालोगे ना अपने उसमें, तो उससे अंग्रेजी खाद से अंग्रेजी बीमारियां पैदा होती हैं। अंग्रेजी बीमारी का इलाज अंग्रेजी दवा के पास है। तो बाबा ये बोलता है कि मेरी दवाई मत खरीदो, कोई भी आप देखोगे बाबा कहेंगे कि सवेरे 1 घंटा पसीना निकालो, तुम दौड़ो भागो प्राणायाम करो, तुम्हें मेरी भी दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है। यार उन्होंने कहा ही नहीं है कि मैं मजबूरी पैदा कर दूं। अंग्रेजी वाले मजबूरी पैदा कर देते हैं कि आपको वो लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज सिस्टम में ही वो है। आपकी हवा, आपका पानी, आपका भोजन, सब कुछ इतना अशुद्ध बना दिया गया ऑलरेडी हरित क्रांति के नाम पे या विकास के नाम पे, कि उनसे पैदा होने वाली बीमारियों का आपको इलाज ही एलोपैथी मिलेगा। बाबा बोल रहे हैं कि भैया हरियाली अपनी पूरी रखो, घर के अंदर क्या कानून, ऑक्सीजन प्लांट लगाओ, गिलोय लगाओ, तुलसी लगाओ। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो हम जो हमारे ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया, जो सुरक्षा कानून व्यवस्थाएं हैं उनका काम ये नहीं कि जब अपराध हो जाए उसके बाद उसको जाके पकड़ो, ये नहीं है। ये है कि अपराध हो ही ना। जो वैद्य है उसका काम ये नहीं है कि बीमारी फैल जाए तो उसका जल्दी जल्दी इलाज कर दे, उसका काम ये है कि वो हो ही ना। इसलिए आचार विहार में जो हमारा आचार विचार और व्यवहार, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि हमारे सनातन वैदिक धर्म में रूट से बात लेकर चली गई है। वहां वो कहते हैं अच्छा वो प्रॉब्लम खड़ी होगी तो अब उसको कट कर दो, हो गया नहीं, टाइम पूरा नहीं हुआ। नहीं मतलब ये एक अभी एक कमेंट आएगा, अंकुर भाई को बोलने नहीं देते हो तुम। तो ये है एक्चुअली कोज। इसलिए आपने कहा ना, जो स्वामी रामदेव को खड़े होकर वहां के अब माफी मांगो और फिर भी हम माफ नहीं करेंगे, ये समस्याएं एक्चुअली रूट में है। और पिछले 2 पॉडकास्ट में याद आते हैं जीत भाई, जब आपने ये बोला कि ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की असेट सब पब्लिक करो, मैं इन्होंने कहा कि भाई सब जितने भी वकील भी हैं उन सब की भी होनी चाहिए, बिकॉज ये पता लगना चाहिए कि ये कहां से पैदा हो रहा है, इसके आधार में क्या है। जी भाई इसमें अब देखो दो प्रश्न है, एक एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक। ये जो लड़ाई है ये तो वर्षों से चली आ रही है और ये अभी भी चल ही रही है, और अब बाबा रामदेव के कारण ये थोड़ी और वृहद हो जाती है। फिर बाबा रामदेव के ऊपर किस किस प्रकार के आक्षेप लगाए गए, जैसे उनको ठग बोला गया या उनको बाबा की जगह लाला रामदेव बोलना शुरू कर दिया गया।
तो इसको क्या हम आयुर्वेद के प्रति वो नहीं देख सकते कि ये उसके प्रति द्वेष है? हाँ, प्रेजुडिस है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आई थिंक ज्यादातर चीजें दोनों ने कवर कर ही लिया। मेरे हिसाब से जो एलोपैथी और आयुर्वेद की जो लड़ाई है, मुझे लगता है कि कई जगह पर हमें एलोपैथी की जरूरत है, कई जगहों पर हमें आयुर्वेद की जरूरत है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और दोनों का समन्वय होना मुझे चाहिए। नहीं लगता कि मेरे जो को जैसे अभी ये बाबा सतगुरु एक सेकंड। वासुदेव पर एक सेकंड बाबा रामदेव की ना एक स्टेटमेंट थी पहले, उन्होंने ये कहा था कि दो पद्धतियां हैं, दोनों पद्धति एक दूसरे की पूरक हैं। पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि विरोधी हैं। केवल आयुर्वेद ही काम करेगी, यहां से नहीं हो रहा है तो वहां जाओ, वहां से नहीं हो रहा है तो यहां आओ, दोनों एक दूसरे की पूरक है। आयुर्वेद एक्चुअली जीवन शैली है। हाँ, बात तो ये है, right, हमारी right. रसोई में ना जो भी हम मसाले हल्दी यूज करें वो आयुर्वेद ही है। तो हाँ। मेरे हिसाब से तो क्या है कि दोनों पद्धतियां जो हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं। और अब फॉर एग्जांपल मुझे कहीं चोट लग जाती है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुझे सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, मैं उस पे मुझे वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, राइट। और दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं, हमें सर्दी जुकाम बुखार और इस टाइप की जो बीमारियां हमें दिनचर्या में होती रहती हैं, सीजनल, उनके लिए हमें अपने होम रेमेडीज हैं, राइट, होम रेमेडीज हैं। तो ये मुझे लगता नहीं है कि पता नहीं किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाना चाहिए इस पे। हाँ, आप कंप्लीट। तो दूसरी इसमें एक और चीज ये आ जाती है कि जब मैं बेसिकली दो चीजें बोलना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आयुर्वेदिक और एलोपैथी वाला आई थिंक इसमें मुझे लगता है नहीं कुछ। दूसरी चीज क्या थी कि जैसे हम बात करते हैं रियल फ्रूट जूस, उसमें 2% जूस है, बाकी साला घंटा कुछ नहीं है। और हम टोमेटो सॉस की बात करते हैं, वो उसमें साला टमाटर पेट नहीं कैसे है, बनता है? टमाटर ही नहीं है उसमें टमाटर नहीं है। तो इनका क्या जवाब आता है कि भाई ये तो हमारा ब्रांड है, हाँ, ये हमारा लोगो है, वो टमाटर जो उस पे दिख रहा है ना वो हमारा लोगो है, कद्दू चाट ब्रांड। हाँ, तो ब्रांड का नाम टोमेटो सॉस है, अंदर साला कद्दू है, हाँ। ठीक है। सो और ये कस्टमर फुद्दू है। तो किस प्रकार से टेक्निकलिटी से खेलना जो है ना, ये आई थिंक पतंजलि को भी सीखना पड़ेगा। ये चीज जो है ना, चालाक बनना, ये साले ये मामला बेच ही ऐसे रहे हैं। और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे कर ASCI करके एक NGO है जो सेल्फ रेगुलेशन की बात करता है। इस पे कोई कानून वानून नहीं है, IB मिनिस्ट्री उसको मॉनिटर करता है, बट देयर इज नो सच ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं है जिसके कारण आप किसी को कोर्ट में खींच सकते हैं। और बाकी टेक्निकलिटीज तो मैं जो है इसमें एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। जो ये लोग सारे उठा रहे हैं ना सवाल, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहली तो बात मैं ये साफ साफ कह चुका हूँ कि दोनों पद्धतियां जरूरी हैं, ठीक है। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2006-7 की बात है। छोटा सा ही था और हाँ, छोटा होगा तू। हाँ नहीं, 2006 या 7 की बात है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी आईज में कॉन्टेक्ट लेंस लगाया। पता नहीं क्या बुद्धि थी, क्या जो भी था, कॉन्टेक्ट लेंस लगाया। उसकी वजह से मेरी आईज में एलर्जी हो गई, लेफ्ट आई में। और वो एलर्जी ऐसी हुई कि पानी बहता रहता था ऑलमोस्ट पूरे दिन। कुछ भी मतलब हल्का सा भी कुछ इशू आया, पानी बहना शुरू, और बहुत बड़ा मतलब एक इशू हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, मुझे लगा नॉर्मल प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने ड्रॉप दी। ड्रॉप डालता तो ठीक रहता, फिर अब कितने दिन ड्रॉप डाले आदमी, छोड़ दिया, फिर खत्म। फिर क्या हुआ कि मैं इधर, यहाँ वेणु हॉस्पिटल है, इधर फिर सेंटर फॉर साइट है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैं गया हूँ। उन्होंने भी ड्रॉप्स दी कि भाई, और इशू क्या था, उन्होंने बताया कि आपकी आई में जो है वो एक इन्फेक्शन की वजह से जो प्रेशर बोलते हैं, आई का प्रेशर जो अंदर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, वो प्रेशर जो है आपकी बढ़ गया है। और उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरी जो लेफ्ट आई है वो थोड़ी सी कठोर हो गई है, इस टाइप का एक फील आता था जब मैं टच करके उसे देखता था। और पानी बहना तो मतलब इतना नॉर्मल था, मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं सारी चीजें मैं पढ़ रहा था उस समय में, तो ये सारी चीजें हुई। ये खेल कई साल चला, करीब 3 साल में इसको मान सकता हूँ। 2009 में 2 साल तो कम से कम हजार रुपए मैंने खर्च किए हैं इसमें, हजारों, लाख भी टच कर गया हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2009 में मैं जॉब करना स्टार्ट कर चुका था उस समय। तो मैं एक बार अपना लंच कर रहा था, मेरी वहां पर 2 लड़कियां साइड में बैठी हुई थी टेबल पर, वो बात कर रही हैं, मैं साइड में बैठा था। मैंने नई नई कंपनी ज्वाइन की थी उस समय। तो वो लड़कियां बात करते हुए बताती हैं कि भाई मेरे भाई को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है और उसने कई इलाज कराया और कुछ फायदा नहीं हुआ, एंड स्वामी रामदेव का जो योग सिखाते हैं वो उन्होंने किया और उससे उन्हें फायदा हो गया।
अब मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम तो, इस प्रकार की प्रॉब्लम तो कुछ मिलती जुलती सी मैं भी फेस कर रहा हूँ, मैं करके देखता हूँ। मेरी मम्मी तो करती थी उस समय, मुझे याद है, पर हमने कभी उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो 2009 की ये घटना है, मैंने योग स्टार्ट किया था एंड बिलीव मी, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये 3 साल की प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हुई थी वो विद इन 15-20 डेज वो सॉल्व हो गई थी। प्राणायाम उसके बाद भी थोड़ा हाँ। प्राणायाम से मुझे हाँ, बता रहा हूँ, इसमें कपालभाति का मेन योगदान था। एंड इसमें मैं ये जरूर बोलूंगा, बिकॉज कई चीजें भ्रामक सी हो जाती हैं फिर, कि शुरुआत में ऐसा होता था कि जब तक मैं योग कर रहा हूँ तब तक मैं ठीक चल रहा हूँ, पर जैसे फिर मैंने 1 महीने छोड़ दिया तो फिर से वो सिचुएशन दोबारा पैदा होने लग जाती है। बट अब क्या स्थिति है, अब ये स्थिति है कि जैसे मैं पिछले आप लोगों को तो पता ही है मैं कैसा अभी पिछले कई महीने कैसे बिताए हैं बिस्तर पर, तो वो चोट की वजह से मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, बट 3-4 महीने से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई कुछ चीज नहीं, बट मैं ठीक हूँ। हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं ये अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर साला आप लगा दो। मैं 2008 से 2012 तक मैं खुद बहुत बीमार रहा हूँ। 2013 में जब मैं गुरुकुल गया उसके बाद जाकर के मैं ठीक हुआ हूँ भाई। मैं अपने आप में एक्सपीरियंस हूँ कि जब गुरुकुल गया मैं स्वामी रामदेव के, मैं तो पढ़ा हूँ वहां से, मैं खुद ठीक हुआ हूँ। और मुझे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े डॉक्टर है संजीव मित्तल, उन्होंने भी मना कर दिया था। अच्छा। तो मैं खुद प्राणायाम से, और अभी भी हमारे रिलेशन में से बहुत सारे वे हैं कि लड़कियों की जो समस्याएं होती हैं, इवन जो फॉलिकल्स बन जाते हैं आजकल, गांठ वाले का, कपालभाति से गांठ ठीक हुई हैं। इवन जो अभी बरसात में घास उगती है वो घास का काढ़ा पीने से वो गांठें ठीक हुई हैं। तो स्वामी जी कभी नहीं ये बात बोलते। ये एलोपैथी साला आया कब? हाँ, तुम्हारा पूरा साइंस विज्ञान रेनेसांस के बाद आया है। हाँ, सही बात। 14th सेंचुरी से आना आरंभ, उससे पहले साला तुम्हारे पास भाषा नहीं थी ढंग की। हाँ, और हमारे यहाँ रिटन टेक्स्ट था, हजारों व्याधियों के बारे में व्याख्याएं हैं, प्लांट्स जो है अलग अलग वर्गीकृत किया हुआ है कि क्या है, कहाँ है, कैसे है। सुश्रुत के ही बारे में बताता हूँ कि ह्यूमन एनाटॉमी बच्चों कैसे पढ़ाते थे। किसी की मृत्यु हो गई, उसके लाश को 6-7 दिन पानी में सड़ाया, और कुश जो नहीं होता है, काश, कुश को हम लोग हमारी तरफ काश कहते हैं, फूले काश सकल मई छाई, वो वाला, उसके ब्रश बनाते थे और मारते थे, उसके बाद पूरा सारे ऑर्गन्स जो है वो दिखते थे। चमड़ा जब पानी में ही होता था पूरा रिसर्च। कमल की जो डंडी है उस पे किया जाता था कि नाड़ी अगर उस पे चिकित्सा करनी है तो कमल की डंडी कितनी डेलिकेट होती है, उसको कैसे सीना है, ये सारी चीजें हैं। जो बात ये लाला रामदेव और ये सब की होती है, ये सब का सब राहुल गांधी का एफिडेविट अभी आप लोगों ने देखा हो। जो आदमी स्टॉक मार्केट को पानी पी पी के गरिया रहा है रघुराम राजन के साथ बैठ करके, खुद उसने उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाया जिनको वो कोसता रहता है, और करोड़ों का उसको लाभ भी हुआ है। 10 वर्षों में उसको दुगना या तिगुना टाइप का उसका ग्रोथ है पोर्टफोलियो का उसका, यदि देखा जाए। वही ये पूरी की पूरी लॉबी, कोई भी व्यक्ति यदि पैसा बनाना चाह रहा है और लीगल तरीके से, ऐसा भी नहीं है कि साला वो चीन से सामान मंगवा के बोल रहा है कि ये भारत है, उस पर चिपका करके बेच रहा है। तो ये वेल्थ क्रिएटर्स के लिए जो घृणा है ना, ये वामपंथी लॉबी की पनपाई हुई है। और दूसरी बात, ये लोग जो मॉक करते हैं कि तुम्हारा सदगुरु जो है वहां पे करवाने गया, भाई सदगुरु ने या प्रेमानंद जी महाराज ने, जो केलिकुंद राधा वहां के वृंदावन वाले हैं, 17 साल से आदमी बिना मतलब दोनों किडनी के केवल डायलिसिस पे और फिर ईश्वर की भक्ति या आराधना है उसके ऊपर चल रहा है। भाई कभी इन्होंने कहा कि हम विज्ञान को नकारते हैं। सही बात। एलोपैथी एक साइंस है, ये हम मानते हैं। सही बात। हम कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, सर्जरी अभी आयुर्वेद वालों को सर्जरी के लिए अलाउ किया था, कितना 14-15 या ऐसे ही कुछ किया था। उसके बाद IMA, यही IMA 20-20 हजार डॉक्टर जो है कि तुम कैसे, साले तुम्हारी पूरी सर्जरी आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड है। सही बात है। उनके द्वारा आविष्कृत प्रोसीजर्स, वो सारी बातें भी छोड़ो, जो जितने जज बैठे हैं यानी कि जो सुनवाई कर रहे हैं, भाई तुम अपनी दादी नानी से जाकर पूछो, जब एलोपैथी भारत में नहीं आई थी, हजारों वर्षों से हम कैसे जी रहे थे। अरे चंद्रचूड़ का भी स्टेटमेंट आया, मैं आयुर्वेद को फॉलो कर रहा हूँ, उसने तो वीडियो लगा सकते हो, लगवाया है, लगाओ वीडियो आप उसका। I had a very bad attack of COVID, and the Prime Minister called me up and said, "I believe that you are down with COVID, and I hope everything is fine. I realize that you are not in a very good shape, but we'll do everything." And then he told me that हमारे एक वैद्य हैं
और वो हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं आयुष में, डॉक्टर कोटेचा, तो इससे उनके साथ मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ फोन पे, वो आपको मेडिसिन भेज देंगे। एंड आई टुक मेडिसिन फ्रॉम आयुष व्हेन आई वाज डाउन विद कोविड। The second time and the third time that I had COVID, I didn't take any allopathic medicine at all. Even Dr. Nesri was a little worried about my adventurism, but I was sure that I will recover faster. कहीं अपने घर में, और जो शल्य चिकित्सा की जो बात आ रही है ना, एक स्टोरी आती है कि हैदर अली के पास अंग्रेज जो थे वो लड़ने पहुंचे थे। तो अब उस समय हैदर अली ने ये टीपू सुल्तान के रिटर्न में आया है, टीपू सुल्तान के समय में अंग्रेजों ने मैसूर को जीता है। हैदर अली के समय में वो एक लड़ाई हुई थी, तो उसमें वो हारते हैं अंग्रेज, तो इन्होंने इसकी नाक काटी है, एक अंग्रेज अधिकारी की नाक काटी है, कटी नाक लेकर जा रहा है, तो फिर पता नहीं किसी वहां पे नाई के पास राइट, नाई ने उसकी शल्य चिकित्सा की है, नाई ने, यस ठीक है। अब आप यहाँ पर हम वो रिटर्न आ रहा है, उसके नहीं दिया, वो वाले सर्जन थे, वो सर्जरी कर रहे हैं, ये रिटर्न है सारा। और उसके बाद ये जो चीज है, ये वहां पर इस पे चीजें लिखी गई हैं, डेटा लिखा गया है, उसके बाद फिर वो ब्रिटेन में या फिर पता नहीं कहीं और ये उसके बाद क्या हुआ, जब ये ऐसा हुआ कि नाई ने वो सर्जरी करी, उनको लगा अबे ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया, तो वो ब्रिटेन गई, ब्रिटेन से टीम आई यहाँ पे, उन्होंने सीखा क्या है क्या नहीं है, फिर ब्रिटेन वापस गए, उन्होंने उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया और कहा कि तो हमने किया है। ये सारी ब्रिटेन वाला मेरे को पक्का नहीं पता, ब्रिटेन का है या किसी और देश में हुआ है, बट हुआ इसी तरीके से है कुछ ऐसे ही हुआ है। तो यार उन्होंने राइनोप्लास्टी जो है वो सुश्रुत के ही समय में रिकॉर्डेड उसका पूरा प्रोसीजर है, पूरे प्लास्टिक सर्जरी का फाउंडेशन है वो, बिल्कुल सही बात है। उसी के आधार पे अब मोदी जी बोलते बोलते वो गणेश जी का बोल देते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, लेकिन ठीक है चलो ये तो चलो हमारी कहानी है, उनका प्रयोग भाई अलग तरीके से पॉलिटिशियन जैसे अलग हो सकता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी ये राज दरबार, पान दरबार, चैनी खैनी है ना, आईएमए के पास जाएंगे और सर्टिफिकेट लेके आएंगे और फिर कहेंगे आईएमए द्वारा प्रमाणित यह तंबाकू अवश्य प्रयोग करें। तंबाकू को बिहार में बीबीसी बोला जाता है, बुद्धिवर्धक चूर्ण, समझे, खैनी को बुद्धिवर्धक चूर्ण बोलते हैं उधर, तो आईएमए प्रमाणित कर देगा किससे, मुझे लग रहा है जो है इसमें केसर का दम मिलता है क्या? केसर का दम मिलेगा, बोलेगा कि इसमें केसर का दम है, हमने प्रमाणित किया है, आईएमए ने प्रमाणित किया। लाइट, ये ट्यूबलाइट जल रही है ना, अब आपको पता है इसमें कोरोना के जितने भी वो है ना कीटाणु सब ध्वस्त हो गए, आईएमए द्वारा प्रमाणित है। कहीं भी ना मेरे को ये तो लगता है थोड़ा सा कि पतंजलि को वो चालाकी जो है, बिकॉज आप सीखना पड़ेगा, वर्ल्ड में हो भाई, ये तो वर्ल्ड ही ऐसा है, हाँ। तो ये चालाकी जो है वो सीखनी पड़ेगी। साला कितने बड़े बड़े ब्रांड बना दिए, 2% जूस देके आप रियल फ्रूट, और उसके बाद आप देख रहे हो कि वेद शक्ति बाबा के आने के बाद में कोलगेट ने पहले क्या कहता था, अरे नमक हटाओ स्क्रैच पड़ जाएंगे दांतों के ऊपर, वो दिखाता था सीप पे यूं करके नमक। अरे पहलवान जी कोयले से घिस रहे हो, हम लोग के बचपन का 1972 में कोलगेट की एड आई थी जिसने पहली बार ये कहा था कि ये जो चारकोल आप यूज कर रहे हो ना, ये चारकोल आपके दांतों को खराब कर देगा, गलत हो जाएगा आपके दांतों के साथ। और आज चारकोल का पेस्ट बना के बेच रहा है, ऐड कर रहा है, कोलगेट का चारकोल का पेस्ट, उसमें नीम बता रहा है, हम नीम की दातुन करते हैं, नीम कभी कभी बिरयानी बनाता हूँ मैं, टूथपेस्ट डाल देता हूँ उसमें, बहुत अच्छा है, कि साला इतना मसाला तो इसी में है, तो वही डाल दो, नमक है, मिर्च है, गरम मसाला। मैंने बिरयानी बोल दिया, मेरा हिंदुत्व का सर्टिफिकेट जो है लोग कैंसिल कर देंगे। नहीं, वो बिरयानी कोई जरूरी मैं गोभी बिरयानी की बात कर रहा हूँ, वेज बिरयानी भी तो होती है, मैं बनाता हूँ, खाता नहीं। वैसे मैं दिखा दूं सभी को कि अभी इन्होंने अपना रोजा इफ्तार खोल लिया है, इसलिए ये जो बोल रहे थे सही, लेकिन अब इनका इरादा बदल गया है। चले आपने पूरा ऑडियो जो है हमारा ऑडियो की जिस आधारशिला पर ऑडियो चल रहा था वो ऑडियो, उसकी आधारशिला आपने हटा दी। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ आगे बढ़ा जाए मित्रों। हाँ जी, तो इसके ऊपर और किसी को कुछ बोलना है या अगले टॉपिक पे चलें? नहीं हाँ ठीक है, बहुत है। तो आई थिंक अब दूसरा टॉपिक जो हमारा था वो था ब्राह्मण घृणा। वो बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। अंकुर भाई मैं आपसे शुरू करता हूँ, फिर आपको बोलने का मौका नहीं मिलता है। क्या ब्राह्मण है यार? और क्या, आर्य के पीछे ब्राह्मण है। मुझे लगा मैं जातिवाद से ऊपर उठ चुका हूँ। लेकिन लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात कही थी कि अब सिर्फ फरसा नहीं रहा है ब्राह्मणों के हाथ में,
अब आप ऑटोमेटिक भी आ चुके हैं। डिमोनेटाइज मत करवाइए सारा नहीं, वीडियो हुआ था साला। क्या? डिमोनेटाइज हो गया था? हैं? हमें क्या पता, आपने डाला था, इन्होंने डाला था। आपका डिमोनेटाइज हो गया था? नहीं हुआ तो हाँ, नहीं अच्छा, बस अच्छा। मेरा वाला डिमोनेटाइज है अभी तक भी, मेरा खुद का। आपका तो इससे कुछ पहले के 2 जो किए ना जिसमें बाबर यहाँ सोया हुआ है वो सब हाँ, डिमोनेटाइज। आप तो पोषम पर भाई पोषम पर डाल दो, वो हाँ, 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 मेरा तो वो होता है। है। आपने आप कांड ऐसे रात लाइव किया कि गेट जो अपनी बुक का कि भाई आएगी और उसमें आप कवर बताओ कौन सा, डिमोनेटाइज। बैठ के लाइव कर रहा हूँ, डिमोनेटाइज। तो वो ऐसे तो स्थिति अच्छा है। अच्छा मित्रों, पहले तो इनकी पुस्तक आ पुस्तक आ रही रही है, ढाई मूर्ति का ये चक्रव्यूह। 4 कवर हम लगा रहे हैं, इसमें आप हाँ लोग जी, भी हाँ। बता दीजिएगा हाँ, कि बताओ ये कौन 4 सा? कवर आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन चारों कवर में से जो आपको सबसे बढ़िया लगे उसमें वही कमेंट रखेंगे बस कर हम। देना, हम्म। ठीक है। और बाकी बुक तो कर ही लेना। और हाँ, और आगे चल। अंकुर भाई को क्यूआर कोड में पर्सनली दे दूंगा हाँ। ये ऐड करने के लिए। 2 बुक भिजवा दो दोनों भाइयों के नाम की, और कुछ नहीं मिलेगा। देखो, ब्राह्मण घृणा की बात हमने जस्ट अभी क्या करी। स्वामी रामदेव भगवा पहनते हैं, घृणा वहां से है। आपने अभी दिलीप मंडल का एक ट्वीट पढ़ा, उसने क्या लिखा? क्योंकि वो यादव है इसलिए उससे घृणा हो रही है, क्योंकि कोट जो है वो ब्राह्मणवाद का एक द्योतक है, प्रतीक है। अच्छा, और जब वो भगवा पहन रहे थे तब यही लोग क्या कह रहे थे? जब वो मनुस्मृति पढ़ा रहे थे तब वो क्या कह रहे थे? जब वो मंडलवा कोई सीडी लग गया क्या इन लोग के हाथ? साला वो तो अलग ही मतलब लाइन चेंज भाई कर अलग ही दिया। है उसका, अरे बहुत है मतलब ऐसे। बीच बीच में यही वो- मंडल इसी रामदेव को पहले वही बाबा ढोंगिए हाँ, का के, और ठग। अभी वो यादव हो गया, हाँ, इसलिए सताया जा रहा है। मनुवाद का द्योतक। हाँ। भाई हमारे गुरुकुल में जाते हैं बच्चा सबसे पहले गीता और मनुस्मृति के श्लोक याद करता है। वो सुनाने होते हैं, टेस्ट में ही मनुस्मृति है। तो वही व्यक्ति आज यादव हो गया। ब्राह्मणवाद से और भगवा से, संत से, साधुओं से प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है, जब भी आपको किसी भी संस्कृति को गुलाम बनाना होता है तो आपको उसकी शिक्षा पद्धति, उसके विद्वानों को समाप्त करना होगा। बिल्कुल। जब भी कहीं पर आपको किसी देश के ऊपर कब्जा करना होगा तो उसका जो रूट है उसको खत्म करना होगा। स्वामी हो चाहे ब्राह्मण हो, क्या है, सारी बीमारियों की आप बात कर लो, ये सारी बीमारियां ना लाइफ स्टाइल डिजीज है। जब बाबा बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि सवेरे 4 बजे उठे योग करो और शाम को ज्यादा लेट मत भोजन करो और फिर 10 बजे के बाद तो बिल्कुल मत जागो। ये क्या है? ये लाइफ स्टाइल आपका ठीक हो जाएगा, ये डिसीज समाप्त हो जाएंगी। टॉपिक चेंज नहीं हो नहीं, गया था आ रहा हमारा? हूं, आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। कितना घूम के आप पहुंचते हैं महाराज? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब साला जाना नोएडा, पहले जनकपुरी जाएंगे फिर नोएडा जाएंगे। हाँ, कारण क्या है, सब चीजों को कनेक्ट भी करना जरूरी है। अच्छा। ब्राह्मण सिर्फ वो नहीं मेरे भाई जी जिसके नाम के पीछे भारद्वाज लग गया। नहीं, सही इस बात को है। समझो। कौशिक भी है। गौड़ भी है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। ब्राह्मण वो जिसके अंदर वो विद्वत्ता है, जो अपने समाज को लीड कर सकता है, जो उसका नेतृत्व कर सकता है, जो उसको सही दिशा में ले जा सकता है, जो भटकने से बचा सकता है। रामदेव क्यों है? क्योंकि वो लीड करता है। ब्राह्मणों का डीएनए के बीच हमने पिछले वाले पॉडकास्ट में ही बात करी थी कि है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रविश कुमार हो चाहे विशार हो। सही बात है। ब्राह्मणों की समाप्ति का ये जो बार बार, अभी वो कौन था, वो कुशवाहा, हाँ। पूरी मुद्दे की बात तो ये है कि भाई उसने कहा सीधे सीधे ब्राह्मणों की लड़कियों को उठाओ, उनका शुद्धिकरण करो, उनको अपने में लेके आओ, जो भी केसेस होंगे हम देख लेंगे, ये कहा बयानबाजी में। दूसरा वाला वीडियो है, उसमें भी इसी तरीके की हेट फैलाई गई कि अगली बार जो है मुसलमान हिंदू का नहीं होगा, अब की बार होगा ओबीसी, एससीज और ब्राह्मणों का। 2% ब्राह्मणों को 2% ब्राह्मण। भाई ये ही तो तुम अगर अपने स्पीचेस में कहते हो कि हम तो योद्धा थे, हमने तो इतने जिले जीत लिए, हमने इतने, वो कौन सा था, महाराष्ट्र की लड़ाई हमने जीती है, भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव। हाँ। और जब तुम 98% और ब्राह्मण थे 2% और तुम थे योद्धा और वो थे भिखारी, और फिर भी तुम्हारी इतनी दुर्गति हुई कि तुम्हें पानी नहीं पीने दिया, तुम्हें खाना नहीं खाने दिया, कहीं झाड़ बांध दिया, ये भी तो तुम ही लिखते हो ना। तो भाई पहले एक जगह टिक जाओ कि तुम थे क्या। अब आती है ओबीसीज को निकालने वाली बात। 91 से पहले सारे ओबीसी सवर्ण ही थे। मंडल आयोग आने से पहले जब ये आरक्षण दिया गया सारे ही सवर्ण थे। सही बात है। ये किसी का एक लेटर लिख देने से कि आर्थिक और सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पतित हो चुके उनको ऊपर उठाने के लिए हमें इतना आरक्षण देना है, वो ओबीसी कहने से वो शूद्र, दलित या एससी नहीं हो जाते। अगर आप एससी मानते हो ओबीसी को, तो सबसे ज्यादा एससी एसटी कानून जो है उसके तहत ओबीसी जेल में बंद है, तो आप उनको बाहर निकलवाओ। तो ये है कि इनकी बातों में खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो पहले ही अपना घर साफ करें। जो ढंग से अपने कपड़े भी साफ करता है ना बंदा, वो समाज को साफ करने की बात करता है तो सिर्फ हंसी आती है उसमें। अब ये अजीत भाई,
जो इस प्रकार के जो विषय उठाए जाते हैं कि ब्राह्मणों को यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा, इनको रेल दिया जाएगा, कभी जेएनयू से उठती है आवाज, कभी अशोक यूनिवर्सिटी से उठती है, कभी कोई कुशवाहा कहीं पे भी खड़ा होकर बोल देता है, कभी राहुल गांधी इस प्रकार की ऑलमोस्ट इस प्रकार की बात कर देता है। तो ये जो हेट है, जो घृणा है, इसका सोर्स क्या है? ये कहाँ से ये घृणा पैदा होती है और जो यहाँ तक पहुंच जाती है कि पूरे उसको ही समाप्त कर दो? देखिए, जब तक आप पॉलिटिकली रिलेवेंट रहेंगे एक तरह से, ठीक है, ओबीसी वाले पॉलिटिकल रिलेवेंस अब पाए हैं जब वही मंडल कमीशन और इसके बाद, नहीं तो वो तो भाई SC/ST थे और बाकी जनरल थे, उसमें आते थे। अचानक से इनको लग गया कि हम भी पॉलिटिकल पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ये खोजने लगे एक शत्रु, एक शत्रु चाहिए ना। और SC लोगों को वामपंथियों ने ST को उतना नहीं भड़काया है ब्राह्मणों के खिलाफ। जब तक वो क्रिश्चियन कन्वर्जन नहीं होने लगे तब तक नहीं भड़के। उसके बाद सब के लिए एक कॉमन एनिमी जो है वो ब्राह्मण बन जाता है। अब ब्राह्मण एक तरह से आप कह लीजिए कि कई बार साले राजपूत भी ब्राह्मणों को गरिया रहे होते हैं। मतलब वो पंचिंग बैग ऐसा हो गया है कि पता नहीं कि किसके यहाँ पे जाके ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, हमें समझ में नहीं आता है। उसमें आ जाएगा कि नहीं फलाना जो है ये ब्राह्मण। तो वही है कि अभी इनको जितना काडर चाहिए ना ऑन ग्राउंड, मुसलमान हो गया, फिर वामपंथी हो गए, तो वामपंथी नक्सली ये सब उकसा के इन लोगों को कि एक तो जनसंख्या इतनी अधिक है, सबको नौकरी मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी, किसी भी देश में नहीं मिलेगी यार। सवर्ण को नहीं मिल रही है, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको नहीं मिल रही है नौकरी। नॉट फॉर द फैक्ट कि तुम आधी नौकरियां जो है जो डिजर्व कर रहा है उसकी भी खा जा, नहीं, उस 100% भी आरक्षण हटा दे फिर भी सवर्ण भी बेरोजगार रहेंगे, ये एक फैक्ट है। यहाँ पे एक क्लियर कर दूं मैं कि सवर्ण को भी नहीं मिल रही है, कॉमा है बीच में, कॉमा टैलेंटेड लोगों को भी नहीं मिल रही है। तो कॉमा है, वो कहीं कह दो कि स्वर्ण ही टैलेंटेड है। नहीं, तो वही मैं बोल रहा था कि जब इस तरह से होने लगा ना, तो फिर वे बेरोजगारों को इनको एक एनिमिक चाहिए। काहे बेरोजगार हो तुम अपने नकारेपन के कारण बेरोजगार नहीं हो, तुम वो उन चूतियों की फौज में बैठे हुए हो जो कुशवाहा को सुन रहा है। तुम ये नहीं जान रहे कि महाचूतिया आदमी एक बोल रहा है ब्राह्मणों का हम 2% है, नरसंहार कर दो, भगा के मारो। तुम ये कुमारी में कि यार ब्राह्मण की बेटी मिल जाती, काहे मिल जाएगी बे, काहे मिल जाएगी तुमको? साला तुम्हारे कास्ट की, मतलब इस तरह के विचार वालों को अपने कास्ट के लोग अपनी बेटी नहीं देंगे। जब इस प्रकार के विचार कश्मीर के लिए एक आधी लाइन किसी ने बोली थी, अब तो हम कश्मीर में ब्याह कर लेंगे, तब कितना बड़ा विवाद हुआ था, और आज के विवाद नहीं है। बिल्कुल। तो वही है कि ये एक तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं, और दूसरा जो है पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है कि यार हम लोग 27% तो अब आरक्षण हो गया, इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं। उस चक्कर में फिर होता है कि इस तरह का विशेष एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। पॉलिटिकल मतलब स्टेटमेंट जो है यूनिवर्सिटीज में दिलवाए, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, हम जो है नरसंहार कर देंगे और ये कर देंगे, अशोका यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सब में चलता है। और इंटेलिजेंसिया भी उसको जो है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से शब्दों का वो आवरण ओढ़ा के उसको सपोर्ट करता है कि नहीं, भारत में जो भी दुर्गति हो रखी है वो ब्राह्मणों ही का। साले भारत इतना बढ़ रहा है, उसका भी क्रेडिट दे दो, ब्राह्मणों को दे दो उसका। हम तो एक तेली को दे रहे हैं क्रेडिट, मोदी तेली है ना, हम तो साला वोट दे रहे हैं उसको, और हम बोल रहे हैं कि नहीं हमारे ऐसे साला 100,000 लाख तेली दे दो हमें, मोदी टाइप का जो लीड करे, जिसके पास विजन हो। कभी भी किसी भी ब्राह्मण को मुझे नहीं लगता है कि मोदी जैसे विजनरी लीडर पे कभी भी आपत्ति होगी। कोई साला डोम हो, चमार हो, नेहरू पंडित था, वही बोले ना उस पे आपत्ति हो गई। देश को बर्बाद, यही ये कुशवाहा को बोलो पहले जाकर राहुल गांधी को मारोगे। दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण है वो, जनेऊधारी कोट के ऊपर जनेऊ उसका बाप पहनता था। हाँ, तो भाई तेरे से अब ये कि ये क्या ब्राह्मण नए अनटचेबल हैं? हमने एक वीडियो भी कवर करी थी इस पे, तो क्या ब्राह्मण नए अनटचेबल्स हैं? और दूसरी चीज जो इसमें है वो ये है कि एक और आप कहते हो कि भाई जो बहुसंख्यक है वही जो है, जितनी आबादी उतना हक। हाँ, जितनी आबादी उतना हक तो है ही,
पर जो बहुसंख्यक है वही अल्पसंख्यक के ऊपर दमन कर सकता है। ये तो ब्राह्मण वाला तो- कम्युनल हाँ, वायलेंस ये बिल जो था basically ब्राह्मण तो- फिर तो ब्राह्मण पे हो रहा है। ब्राह्मण तो अल्पसंख्यक हो गया ना हाँ, इस हिसाब से। आप तो यही कह रहे हो 2% है ब्राह्मण, हाँ। तो ब्राह्मण तो अल्पसंख्यक है। तो ये दो प्रश्न इसके ऊपर थोड़ा लाइट दो। मतलब देखो। आप अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति चाहते हैं ब्राह्मणों के लिए, अल्पसंख्यक आयोग जो है ब्राह्मणों को हिसाब तो यही छात्र- आपकी बात के हिसाब से तो यही आ गया ना यही कि होना चाहिए। ब्राह्मण तो सही अल्पसंख्यक है। बात है। हाँ। तो मेरा विचार फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह है कि हम यहाँ जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल चारों लोग बैठे हुए हैं, हम में से कोई भी कास्ट सुप्रीमेसी को नहीं मानता। हाँ सही बात है। बिल्कुल नहीं मानता है। दूसरी चीज, इवन कास्ट भी कितनी रेलेवेंट है मुझे नहीं लगता। हाँ। अब मैं आ जाता हूँ ये ब्राह्मण वाली जो बात है उस पर, क्योंकि ये नरसंहार जैसी स्थिति में पहुंचाने की बातें हो रही हैं। कोई बोल रहा है कि 2% और ऐसी चीजें हो चुकी हैं। कश्मीर में हमने देखा, कश्मीर में हो रहा है। हमने तमिलनाडु में देखा कि किस प्रकार से वहां 60 लाख ब्राह्मण रहते थे 1947 में, और 20 साल के अंदर अंदर लगभग 20 लाख हो गए। 40 लाख ब्राह्मणों ने वहां से पलायन किया है। चित्पावन ब्राह्मण हमने महाराष्ट्र में देखा 6000 ब्राह्मण मारे गए। इतने, और ये कोई डिस्कशन नहीं हुआ इन चीजों पर आज तक, है ना। तो ये इस प्रकार की चीजें हमने ऑलरेडी देखी हैं। तो गांधी के नॉन वायलेंस को वायलेंस से जस्टिफाई किया Yes. गया, वो किसी ने कोई जानता ही नहीं। मैं इसमें बेसिकली थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये जो विषय है इस पर बात होनी बहुत आवश्यक है। अपना ही पॉडकास्ट से ले ले। हाँ। तो अब इसमें क्या क्या चीज कही जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाता है कि जो जातिवाद का जो सिस्टम है ये ब्राह्मणों ने बनाया। दूसरी बात कही जाती है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी है वो भी ब्राह्मणों ने किया। तीसरी बात कही जाती है कि ये जो दलित, आदिवासी और ओबीसी जो पॉपुलेशन है उसको गरीब ब्राह्मणों ने बनाया। इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं, एक एक करके इन पे बात करते हैं। जो हमारा पिछला पॉडकास्ट था उसमें भी हमने बात की थी कि ओरिजिन जो है जातिवाद का या बेसिकली वर्ण व्यवस्था का वो क्या है, वो मनुस्मृति बताई जाती है, राइट। और मनुस्मृति हमने पिछले पॉडकास्ट में भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से मनुस्मृति के जो जन्मदाता हैं वो महाराज मनु, भगवान राम की 80 पीढ़ी आप ऊपर चले जाइए आपको मनु महाराज मिल जाएंगे। इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा महाराज मनु। और आप कोई जो इस कल्प के मनु हैं, जो हमारा पिछला पॉडकास्ट, राइट, तो वैवस्वत मनु जो है वो पहले महाराज थे। महाराज कौन होते हैं भाई? क्षत्रिय होते हैं। आप इनके जो पेंटिंग्स होती है ना महाराज मनु पर, जो भी पेंटिंग्स बनी है आज तक आप देखिए, वो कौन सी कहानी है वो, मत्स्य अवतार की। तो मत्स्य क्या होती है कि वो बाढ़ में वो मछली जो होती है वो नाव को सहारा देते हुए उस बाढ़ से बचाती है, और उस नाव पर सप्तऋषि बैठे होते हैं ब्राह्मण वेशभूषा में, और जो महाराज मनु है वो क्षत्रिय वेशभूषा में, राजा की वेशभूषा में बैठे होते हैं। और इसी कहानी को चुरा लिया नोआज आर्क वालों ने। जी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इस कल्प के मनु की, वो क्षत्रिय थे। तो यदि आप कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, तो वो एक क्षत्रिय कुल के महाराज के द्वारा किया गया है। और उसी मनुस्मृति में जो ब्राह्मणों के बारे में कहा गया है कि भाई ब्राह्मण कमा नहीं सकता, ब्राह्मण को जमीन पे सोना है, ब्राह्मण को इस भीख मांग के ही खाना है, वो भी ब्राह्मण 5 ही घर जाके भीख मांग सकता है। राइट, नहीं और मिला तो मिले भूखे रहिए। सो, हाँ। नहीं मिलेगा तो भूखे सो, और आप धन का संचय नहीं कर सकते। संग्रह नहीं कर सकते आप किसी भी चीज का। यार आप पुरानी कोई भी कहानी उठा लो, एक गरीब ब्राह्मण, दरिद्र हाँ, ब्राह्मण ही होता है। एक दरिद्र ब्राह्मण। तो यदि आप बोल रहे हो कि भाई ये शेड्यूल कास्ट और इन पर अत्याचार कर रही है मनुस्मृति, तो ब्राह्मणों पर भी कर रही है फिर, अगर आप इस तरीके से देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, हम जन्म से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अब ये आर्गुमेंट दे देता हूँ ना, अब तो आप बोलेंगे कि भाई चलो जन्म ना हुआ हो इस थ्योरी का ब्राह्मणों के द्वारा, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि भारत में जो जाति के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है वो हुआ है, हाँ, परंतु ये हम मानते हैं। हाँ वो हुआ है। कोई भी इस संदर्भ में नाले बात को कि भाई वो नहीं हुआ है, उस पर मैं आगे आऊंगा। पर अब मैं थोड़ा सा डेटा देना चाहता हूँ। जब अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने अपने बिल इंप्लीमेंट करने शुरू करे थे, तो 2 प्रकार के ना एजुकेशनलिस्ट होते थे। एक होते थे ओरिएंटलिस्ट और दूसरे होते थे एंग्लिस्ट, जो बेसिकली अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहते थे हमें। और ओरिएंटलिस्ट जो थे वो कहते थे कि संस्कृत, फारसी वगैरह इस प्रकार की भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा। तो इनके बीच में एक द्वंद्व रहता था। अभी 1812, 14, 15, 18 इस टाइप के समय में ये हुआ। 1820-22 में इन्होंने क्या किया कि भाई हम थोड़ा सा सर्वे करते हैं भारत के जो स्कूलिंग वगैरह है उस पर, जो भी हमारे गुरुकुल वगैरह थे
उन पर इन्होंने शोध कार्य शुरू किया और इन्होंने प्रेसिडेंसी में बांटा हुआ था भारत को। एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी थी जो आज के उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक आती थी, फिर बंगाल प्रेसिडेंसी थी जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार वगैरह ये सारे कवर करती थी, पंजाब का क्षेत्र था। सभी क्षेत्रों में सर्वे किया गया। उड़ीसा के आसपास, बंगाल के आसपास का रिजल्ट ये निकला था कि वहां के सारे गुरुकुलों में लगभग 26,000 ब्राह्मण छात्र थे, 76,000, मैं इसके वो दूंगा, वो हम स्क्रीनशॉट लगा देना ऊपर, तो 76,000 शूद्र छात्र थे। शूद्र छात्र का क्या मतलब है? वो स्कूल में पढ़ रहे हैं ब्राह्मणों के साथ, और ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वो सिर्फ ब्राह्मण है, वो शूद्र टीचर भी हैं, और इनफैक्ट इनका नंबर भी जो था ना शूद्र टीचरों का, वो ब्राह्मणों से ज्यादा था। ये अंग्रेजों की रिपोर्ट कह रही है, हमारा, हम कोई इसमें डेटा नहीं बना रहे हैं। दूसरी बात, ब्यूटीफुल ट्री नाम से एक पुस्तक है, उसमें ये सारा विवरण दे रखा है। दूसरी चीज, अंग्रेजों की बात तो जल्दी मानते हैं ना। दूसरी चीज क्या है, इसमें गांधी ने भी ये कहा था कि भाई तुमने ये सर्वे कराया था, अंग्रेजों को गांधी ने, आई थिंक वो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें गांधी ने कहा था अंग्रेजों को कि आपने ये सर्वे कराया है, इसके जो फाइंडिंग्स आई हैं वो आपने कभी पब्लिक नहीं की, तो वो फाइंडिंग्स कहाँ हैं, वो हमें दिखा तो दो, क्या क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, आपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। तो ये वहां से आता है। तो फिर क्या होता है कि इस पूरे संवाद के बाद ये इस पर रिसर्च हुई, ये बुक लिखी गई, तो उसमें फिर हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंसीज की। इसके बाद हम मद्रास प्रेसिडेंसी में पहुंचते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट था। 25,000 वहां पर ब्राह्मण छात्र हैं, उड़ीसा के आसपास जो थे 26,000 थे, और करीब 75,000 ही वहां पर भी शूद्र छात्र थे। और जो टीचर्स का रेशियो था उसमें भी शूद्र और ब्राह्मण टीचरों का रेशियो सेम था। इसी प्रकार पंजाब के रिजल्ट हैं, इसी प्रकार मुंबई प्रेसिडेंसी के रिजल्ट हैं। बंगाल अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो सारे गुरुकुल होते थे कहाँ होते थे? ये मंदिरों में होते थे। कोई भी गांव होता था, उस गांव की लगभग 50 से 60% भूमि जो होती थी, 35 से 51% भूमि, चलो जो भी है, करीब इतने मोटा मोटा 50 लगा लो, मोटे मोटे 50% भूमि जो होती थी वो रेवेन्यू फ्री भूमि होती थी। उस पर आप कोई कर, कोई वो नहीं लगा सकते थे। वहां पर आप सामाजिक कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, पढ़ाई लिखाई होती थी, आपके गुरुकुल वगैरह होते थे, आपका कोई शस्त्र की शिक्षा है, वो इस टाइप की जो सारी शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम है वहां पर होते थे। और ये जो लंगर अभी करते हैं ना कि लंगर तो हम लंगर देते हैं, तो ये यहाँ पे हर मंदिर में लंगर ही चला करता पहले भंडारे स्टार्टिंग से यहीं से हुए। भंडारे ये लगा लीजिए, इसको बेसिकली टेंपल सिटी टाइप का कुछ टर्म दिया जाता था। अब आप ये लगा लीजिए कि गांव के भीतर एक टेंपल सिटी है, इतनी बड़ी भूमि है, उसके भीतर ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, जहां पर शूद्र भी पढ़ रहा है, ब्राह्मण भी पढ़ रहा है, और वो टेंपल के अंदर है, तो टेंपल के अंदर शूद्र भी जा रहा है, राइट। इसमें एक चीज और ऐड करनी चाहिए, लड़कियों के ऊपर बात नहीं होती कि क्या ये जो बच्चे पढ़ते थे इनमें लड़कियां होती थी, तो लड़कियां होती थी, और कई बार ऐसा होता था कि माँ बाप अगर लड़कियों को नहीं भेज रहे हैं तो वहां पर जाके घर में जाके या घर के आसपास जाके कुछ लड़कियों को इकट्ठा करके उनको तब शिक्षा दी जाती। एक्चुअली क्या है कि शिक्षित सब होते, मनुस्मृति में स्पष्ट है कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा अलग हो, लेकिन एक और भी चीज लिखी गई है कि अगर 6 साल से बड़ा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, विद्यालय नहीं जा रहा है, तो राजा उसके माँ बाप को दंडित करे। और उसमें ये नहीं लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय के ही बच्चे जाएं, उसमें लिखा है कि कोई भी बच्चा अगर नहीं जा रहा है तो राजा उसके माँ बाप को दंडित करे, क्योंकि यदि कोई भी अनपढ़ रह गया तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर देगा। तो चलिए, अब ये बेसिकली 2 बात हो गई है ना। अब हम अगली बात पर चलते हैं। अब इन सारी बातों का ये कोई मतलब नहीं है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और लगभग 500 साल का, तो इसका जितना मेरा अध्ययन है, नहीं मिला। बाकी अब इसमें अंत में मेरे ख्याल से ये पॉइंट ही आ जाता है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो कास्ट सुप्रीमेसी को फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं मानते। हमारे आपको जो स्वामी करपात्री हैं उनके विरुद्ध में मिल जाएंगे, जो ये क्या नाम है शंकराचार्य हैं उनके विरुद्ध भी हमारे बोल मिल जाएंगे। अजीत भाई ने तो बिल्कुल ही युद्ध छेड़ दिया था, तो हमारे सबके खिलाफ हैं। पर जो ये आज की डेट में ये और खिलाफ भी पूर्णतः नहीं है, उनके स्टेटमेंट्स के खिलाफ, ऐसा नहीं रिफॉर्म के पक्ष में। एक्चुअली क्या है कि सनातन धर्म रिफॉर्म के पक्ष में है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात, बिल्कुल वही बात है। और सारी बात वहीं पर आ जाती है कि
फॉर एग्जाम्पल शंकराचार्य जी ने भी कुछ यदि एक पॉइंट बोला था उसके विरुद्ध हमने बात हाँ। की है, वैसे अदरवाइज नहीं, सारों के ही पर्सनैलिटी खिलाफ के खिलाफ नहीं है कोई भी। एक चीज लेकिन समझ नहीं आती गर्वित भाई, उन्होंने भले ही हमारे जाति के ऊपर टिप्पणी की है कि भूमिहार क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि भाई तुम पूरी पर्सनालिटी तुम्हारी बेकार है। यस, वो एक आधे पॉइंट की समीक्षा हमेशा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसके आधार पर पूरे जीवन का या पूरी कास्ट को ही हम हाँ, ले लें। एक चीज आपने देखी होगी, ब्राह्मणों के खिलाफ तो बहुत बोला जाता है और वो कहते हैं कि साइंस सबसे बड़ी है, लेकिन आज तक समझ नहीं आया कि उन लोगों में से एक भी व्यक्ति का नासा या इसरो में जाकर भाई पता ही नहीं कौन सी उन्होंने खोज कर दी या क्या कर दिया, कच्ची दारू के अलावा अगर उनके कोई इन्वेंशन हो, गन्ने के खेत है, भट्टी लगेंगी वहां, कच्ची दारू तो इन्वेंट करते हैं हमें, उसी को पीवेंगे, नाली में पड़ जाएंगे, फिर तड़के उठेंगे, फिर ट्वीट मार देंगे, बोला विज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, धर्म सब छल है, ये तुम्हारी जेब काटने का तरीका है, रात को फिर पियेंगे, फिर पड़ जाएंगे। तो ऐसा है कि भाई पहले अपना दिमाग ठीक करो, तब जाके आप समाज को ठीक करने की बात करो। सही बात है। तो भाई देखो, रिफॉर्म्स की बात अगर रही तो हम बहुत सारे पक्षों के लिए बोलते हैं, धर्मों के लिए भी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, इस्लाम के लिए हम बहुत बोलते हैं। yes. और जब हमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है तो उसके लिए भी हमें बोलना ही पड़ेगा नहीं, और बोलना मैं चाहिए यहाँ भी। आपको काटना चाहूंगा, इस्लाम को कोई रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं। इस्लाम में जो लिखा हुआ है वो अंतिम है, वही अकाट्य सत्य है और वही चलना चाहिए भाइयों, हमें कोई रिफॉर्म नहीं, हम उसके पक्ष एक दिन हमें भी उस राह पर आने के लिए कहा ही गया है, हाँ। तो हम देखिए कब तक बचते हैं, क्या चीज है। आपने शुरू कर दिया, अंत में साड़ी कैची आई गई। मैं सोच रहा आज का जा रहा है बिना इन्होंने खजूर और केला दे रखा है यहाँ से, इसी वजह से। ठीक है, तो भाई अब आते हैं नए टॉपिक पे जो है बीजेपी वॉशिंग मशीन। विजेंद्र सिंह आ गए हैं यहाँ पे, मतलब 22 घंटे पहले भाई साहब ने ट्वीट किया जिसमें बीजेपी की ले रखी थी। फिर भाई साहब सोए और सो के उठे तो उनको अनुभूति हुई, निर्वाणा प्राप्त हुआ कि मुझे तो बीजेपी में जाके ही सौहार्द मिलेगा। तो बीजेपी में गए वो। फिर ऐसे ही ये गौरव वल्लभ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि राम को गाली देते थे, सनातन को गाली देते थे, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको गाली देते थे। तो ये हमसे नहीं हो पाता, हम इधर आ गए। अब संजय निरुपम का भी आ जाएंगे, ये पॉडकास्ट जब तक आएगा मुझे लगता है वो हो चुके होंगे, डल चुका होगा। तो अभी संजय निरुपम की आपको ट्विटर पे जाइए, वहां पे दूसरी या तीसरा ही ट्वीट देखिए, उसमें एक वीडियो लगी होगी, उसमें उन्होंने बोला है कि महिला की आयु और मोदी की लोकप्रियता ये बढ़ती ही रहती है। हाँ, रिपोस्ट किया उसने संजय निरुपम। आयु बढ़ती रहती है, खूबसूरती कुछ ऐसा अलग है, आयु ही था। वो चाटने वाटने वाली बात तो ये करता है, महिला की आयु का क्या मतलब? सुरजेवाल करता है, कुछ ऐसे ही था। आयु तो किसी की भी बढ़ती है। हाँ, तो उसने लिखा महिला की है, उसने लिखा महिला की आयु और मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही रहती है। हाँ, अजीत भाई बताएंगे इसका तो भाई। हाँ, तो अभी ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और बीजेपी खुले दरबार से आ जाओ चल रहा है। इसको आप कितना सही मानते हो भाई? सही तो नहीं मानता, वैचारिक रूप से असहमति इस पे रहेगी और रहनी भी चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो फिर जो जुबैर कर रहा है कि बोल रहा है कि अब तू इसे सलामी ठोकेगा, वो जो पुराने निकाल के ला रहा है वो सही कर रहा है। फिर अगर हम आज उसको जस्टिफाई करने लगे, नहीं विजेंद्र सिंह जो बहुत बढ़िया, क्या बॉक्सर, वो तिरंगा फहरा, नहीं भाई वो बेकार आदमी है। उसके स्टेटमेंट देखो, उस स्टेटमेंट के कारण विरोध सदैव रहेगा। और इनफैक्ट जो पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं उनसे भी, हम तो कार्यकर्ता नहीं है, हमारा तो विरोध वैचारिक रहेगा इन सब विषयों को। जो कार्यकर्ता है उनको भी विरोध करना चाहिए ऐसे लोगों को कि नहीं तुम आओ, रहो, साबित करो अपने आप को। तुम्हारे नए काम के कारण हो सकता है हम समर्थन करेंगे, लेकिन तुम्हारे पुराने जो पाप है ना उसके कारण कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। अब इसके लिए मतलब तरह तरह भाजपा वाले ना वो उसको मास्टर स्ट्रोक साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं आप समझते नहीं है, हम उनके जितने स्टार हैं सबको ले लेंगे, उनके यहाँ बचेगा क्या, इस टाइप की चीजें। या फिर जो है ये जब डील मतलब ऐसा एब्सर्ड साला देता है, बोलता है जब डीलिमिटेशन होगा, जब 1100 सांसद आएंगे तो भाजपा के पास टिकट देने के लिए पहले से ही तैयार रहेगा जी। तो भाजपा तो 2029 देख रही है, आपको अजीत जी समझ में नहीं आ रहा है इस तरह की चीजें। या फिर ये करके कि नहीं आप
मथुरा भी चाहिए आपको, काशी भी चाहिए, और फिर आप आदर्शों की भी राजनीति करते हो, तो भाई कम से कम भाजपा वाले स्वयं बोल रहे कि अब हम लोग कांग्रेस हो गए, कांग्रेस हो गई मुस्लिम लीग और भाजपा हो गई कांग्रेस, ये बोल तो हमें स्वीकार्य है, क्योंकि हम अभी तुम्हें इस कारण समर्थन देते हैं क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव है नहीं है। जिस दिन आएगा आपको त्याग दिया जाएगा और लोग जो है दूसरों को वोट देने लगेंगे। अभी एक विजनरी लीडर है उसके, लेकिन वही है कि 90 काम बढ़िया कर रहा है, 10 काम बेकार हो रहा है, तो ठीक है, इसको इग्नोर किया जा सकता है, पर बोलना आवश्यक है। फिर भी साला ये नहीं कि एकदम से आत्म सम्मान जो है उसको हटा करके कि नहीं नहीं विजेंद्र भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, और साला मीठा सिंह बन के जो है नाच रहे हैं उसमें, तो वो तो हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें अंकुर भाई आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। इसमें ये देखो, एक ना आरएसएस का व्यक्ति था, मैं नाम नहीं ले रहा, पर उन्होंने मुझसे ये कहा था कि देखो जब भी कोई इस प्रकार से विपक्ष का व्यक्ति हमारे दल में आता है, भाजपा में मिलता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि वो वैचारिक रूप से हमारे साथ समाहित होता है, और हम तो वैसे भी संपूर्ण राष्ट्र को एक धारा में पिरोने के लिए का स्टेटमेंट झांट वाला स्टेटमेंट है साला, तो कोई भी कह रहा है भोसड़ी के, मतलब मुंह ना खुलवाओ मेरा, कुछ भी बोला जा रहा है वैचारिक रूप से। साले विजेंद्र सिंह तो साला वैचारिक, यार क्या वोट बैंक है उस बंदे का, खड़ा हुआ हमारा वोट बैंक छोड़ो, साला उसका विचार है, अच्छा है, विचार कौन सा है उसका, मतलब वैचारिक रूप से तुम उसने आज तक कोई अपना विचार दिया हो सिवाय राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के, या ऐसे एक फोटो खिंचवा लिया या उसका रीट्वीट कर दिया, उसका वही एक टैलेंट है कि स्वामी भक्त श्वान है बस, ये जो है तुरंत तो वही की चाहिए, भाजपा वालों को चाहिए रीट्वीट रिपोस्ट करने वाले। गौरव वल्लभ हो गया एक, वो कौन था आचार्य, क्या नाम था, प्रमोद, आचार्य प्रमोद कृष्णम, इनका लगता है कि लंबे टाइम तक इन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा, कांग्रेस से थोड़े अलग रहे, कांग्रेस के खिलाफ भी बोले। भाई विजेंद्र का क्या है, 22 घंटे पहले वो ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है और एकदम से आ गया, कोई सीडी वीडी होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसको लेकर मैसेज भेजा गया होगा कि विजेंद्र भाई अब अपना देख लेना, कि तुम्हें बहुत लग रहा है ना कि हम यहाँ मथुरा से खड़ा करने वाले तुझे हेमा मालिनी के खिलाफ में, हेमा मालिनी ने कहा होगा कि भैया हम सलटा लेंगे सब कुछ, हमारे पास सब कुछ है। अब ये बहुत मुंबई आता है, अब हो सकता है कि कुछ दिनों बाद स्टेटमेंट आएगी उसके पास चरस नहीं कसूरी मेथी मिली थी, तो वो भी हो सकता है कि वो आ जाए। तो मैं इनकी बात को वो कर रहा था कि जो ये बता रहे थे, ये असल में क्या है कि वॉशिंग मशीन, 1100 सांसद, ये सब चीजें चलो एक तरफ है, आपको रविंदर भाटी से क्या समस्या थी, वो आपकी विंग का बंदा था, उसने उसको वो आया आपके पास में, उसने विधायकी में टिकट मांगा, आपने नहीं दिया, फिर वो खुद खड़ा हुआ निर्दलीय और वो जीत गया, अब भी उसने सांसदी के लिए 8 दिन वेट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस लड़के को नहीं दिया और फिर वो निर्दलीय जा रहा है। अच्छा, फिर सांसद का वो लड़ेगा? यस, मुझे लग रहा है जीत भी जाएगा वो, और वो जीत भी सकता है। तो एक तरफ तो वो हैं जो प्रतिभाशाली लोग हैं और जो आपके खड़े किए हुए हैं, फिर वही बात आ जाएगी तेलंगाना का सीएम, जब वो आपकी तरफ आ रहा था तो उस टाइम पे आपने उसको खदेड़ दिया, क्योंकि उस टाइम संगी था, वो कांग्रेस में गया तो फिर देख लो उसने तरक्की की है। तेलंगाना वाले पे आ रहा है ऐसे घुमा घुमा के मास्टर स्ट्रोक, उस पे बोला गया कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा है, हमने कांग्रेस से संगी खड़ा कर दिया और आपने देखा किया, और कुछ दिन बाद आप देखना तेलंगाना में जब रेवंत रेड्डी का बेस तैयार हो जाएगा, फिर कहे मोदी जी हम वो तो देखा नहीं, अरे वो भेजा एक वीडियो, आपने देखा नहीं, वो चुपचाप चल रहा था और टी राजा से हाथ मिला के निकल गया, वो आपने देखा नहीं, उसने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हो, बस ये नुक्ते निकालते रहो आप ताउमर। और फिर उसके उसी इंटरव्यू के बाद में उसने क्या कहा था रेवंत रेड्डी ने, उसने कहा कि हम मॉडल खड़ा करेंगे मोदी को हराने वाला, कांग्रेस का मॉडल खड़ा करेंगे हम। तो ये समस्याएं हैं, देखो इस वॉशिंग मशीन के साथ में समस्याएं हैं कि आप फटे हुए कपड़ों को धो करके नया करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो नया कपड़ा, ब्रांड न्यू कपड़ा, जो रविंदर भाटी जैसे लोग हैं उनको आप साइड भी कर रहे हो। अजीत भारती का बोल रहे, मैं कह रहा था अजीत, इनका तो 9वीं 10वीं लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, बताओ पीओके से भी, पीओके से मैंने कहा, मैंने मतलब बहुत कोशिश करी कि भैया पीओके से इनको दे दो, हमारा नंबर काट गया, अनुज भाई का फरीदाबाद से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको पीओके से ले जाओ, इनको नहीं लेके गए। और जबकि उनके पास, और ये नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन तो है अंदर की, इनका देखा आपने ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा और इंतजाम के साथ में था, इन्होंने जो बोला है, कारण कि वामपंथियों के साथ में भाजपाइयों को आपने देखा होगा कि जब वो बात करते हैं ना तो थर थर कांपते हैं, कन्हैया कुमार के सामने सब ऐसे रहते हैं,
लेकिन उसकी काट हमारे अजीत भाई के पास थी। ये वामपंथियों को दौड़ा दौड़ा के, और कैची सिर्फ आगे नहीं चलाते, पीछे घुसाते भी, लेकिन इनको नहीं लिया गया। कारण ये है कि एक ऐसा ना एक छोटा सा विपक्ष भी होना चाहिए कि जिस पर आदमी बोल सके, कह सके। फिर वही बात आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के बाद में सुप्रिया भी वापस आ जाएगी, वो भी कहेगी कि मेरे को भी भाजपा ज्वाइन करा इस दो। स्पीड से तो आ ही जाएगी भाई, हैं? जिस स्पीड से चल रहा है और आ ही फिर जाएगी। जब आ जाएंगे ना तो कांग्रेसियों का एक देखते हैं, वॉशिंग मशीन कौन बोलता है सबसे ज्यादा? हम लोग बोले साला समझ में, कांग्रेसी बोल रहा है कि भ्रष्टाचारी को लेके साफ कर अरे रहे। तुम्हारे साले तुम से- काहे रखे हुए थे? तू लेके सही तो- बात है। तू और लेके वॉशिंग बैठे हुए थे। मशीन में इतने कपड़े कहा दे रहे हो, नंगे हो जाओगे। सही बात है। दो चार हो कपड़ा ही बचा गए। के भी रख लो, अच्छा। नंगे हो जाओगे। राहुल गांधी जब तक तो कैंपेन चलाता रहा, जब इलेक्शन का कुछ पता आता नहीं था, और अभी देख रहे हो आप उसको, कहाँ है भाई वो? आनंद ले रहा है भाई। अच्छा, इसमें अभी आपने ना नुक्ते की बात करी कि हाँ जी। नुक्ते निकालते रहो। छोटे छोटे। हाँ, तो यहाँ पे मतलब एक ना किसी ने कहा था कि जिंदगी में अगर नुक्ते मिल जाएं तो उसे शामिल कर लेना और जिंदगी बना लेना। अच्छा। तो ये जो वॉशिंग मशीन थोड़ी बनाना था भाई, जिंदगी बनाना था। जिंदगी बनाना था। बड़ी गहरी बात है, मुझे समझ में नहीं आई। एक होता है जिंदगी, एक होता है जिंदगी जो कि झंड होती है। अगर उसमें नुक्ता मिल जाए तो सुंदर तो हो ज जाएगा। के नीचे वो जिंदगी हो जाती जिंदगी है। लग जाती है, वो ज के सेक्सी हो नीचे- जाएगा फिर वो Yes, मामला। तो वो जिंदगी बन जाती है, हाँ। क्योंकि जिंदगी झंड होती है। हाँ। जिंदगी जो होती है ना, खूबसूरत वो होती है। खूबसूरत खूबसूरत होती होती है। है। जी। हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए, हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे अभी लगता है। अभी अजीत भाई ने जो कहा ना कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी एक दिन आएगी, वो आ चुकी है बिहार से। और इस बार देख लेना आप, सोच, दो- स्वच्छंद सोच। हाँ 272 सीट वो अकेली पार्टी लेके आएगी। 272 सीट लेके आ रही है वो। क्या है वो लोग? इनके मित्र है वे, भाई कमाल है पूर्व वो। पत्रकार हैं, क्या बेस्ट सेलर राइटर रहे हैं। शाहबुद्दीन के साथ मिलकर वही वाली कह रहे हो ना, क्या? अरे वो अरे अलग आप मामला है। समझे नहीं। वो अरे भाई, अच्छा, ओहो, हाँ। मेरा दिमाग कहाँ है आज? मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है? आप ना ग्रीस वाला जोक समझ पाए। आप ग्रीस वाला नहीं समझ पाए तो फिर ये कहाँ समझ आएगा? देखो मित्रों, कुछ बातें हमारी इस Internal podcast में रहती है। पहले भी हुई थी, जिसमें ग्रीस और सरसों का तेल और सब कुछ आ चुका था। हाँ जी। हाँ। तो भाई ये वॉशिंग मशीन कब तक चलेगी? जब तक कांग्रेस समाप्त भाई नहीं हो जाती ये तब देखो- तक मोदी जी ने नारा दे दिया कि कांग्रेस समाप्त करनी, तो देखिए, ऐसे करेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस युक्त भाजपा। ये है बहुत नारा। सिंपल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इज कांग्रेस विदाउट बुर्का। हाँ हाँ ठीक है, उन्होंने बस बुर्का पहना है, उन्होंने साड़ी पहनी या है, कांग्रेस इतना ही। विदा काओ बोला हाँ जाता बस है। तो ये इतना ही। एक ना पुरानी स्टेटमेंट थी किसी की, उन्होंने ये कहा था कि अंततो गत्वा आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो संभवतः लेफ्ट बन जाएगी सीताराम केसरी का है शायद। संभवतः। हाँ। और कहीं आप ना कहीं देखेंगे देखो- कि कांग्रेस जो है वो लेफ्ट बन जाएगी, भाजपा जो है वो कांग्रेस बन जाएगी, और फिर राइट में स्पेस जो और। खाली होगी और वहां पे कुछ और उदय होगा। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है कि ये जितने भी लोग हैं ना, हम विचार की बात कर रहे थे, विचार पैदा होने का ना एक प्रोसेस होता है। जब आप पढ़ते हो चीज़ों को, किसी विषय की गहराई में जाते हो, तो आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है दिमाग में, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपके विचार बनते हैं, और उस विचार का जब हम उसको समग्र रूप से देखते हैं तो एक विचारधारा पैदा हो जाती है, जिसके लिए साला आदमी लड़ जाता है, जिसके लिए मर कट जाता है आदमी। हाँ। अब क्या है, जब आप एग्जाम्पल ले रहे हो विजेंद्र सिंह का, विजेंद्र सिंह विजेंद्र सिंह एग्जाम्पल हो गए। और जिसका कोई विजन नहीं है। तो विजेंद्र जी का जब आपने एग्जाम्पल लिया है, उन्होंने भाई मुक्केबाजी में पदक जीता, ग्रेट, अच्छी बात है, पर जब हम वैचारिक बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में मुक्केबाजी का क्या काम है? पहले तो ये बताओ ना। उसकी वजह से यदि आप सोच रहे हो देखो। कि कोई पॉलिटिकल एक पावर बन जाएगा, कोई अच्छा पॉलिटिशियन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो भाई साहब आपने मुक्केबाजी की बात कर दी, ऐसे तो भाई फिर कंगना हाँ रनावत नहीं, मैं हेमा उसी पे मालिनी। ही आ रहा उसी हूँ। पे ही अगला है तो। अगला प्रश्न है मेरा वो, अच्छा, अभी इसको सेलिब्रिटी इन हाँ, पॉलिटिक्स। हाँ, तो बेसिकली सारी बात यहीं पर आ जाती है कि ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है पॉलिटिशियन बनना। साला आप एक मीडिया वाले के सामने बैठ जाओ, खाल उतार देगा आपकी। हाँ, सही बात और है। आप तो निर्लज झोंके हैं। हाँ, आप बोलोगे भाई मैं तो सो गया था, और उसके बाद यही करना क्या चाहिए। क्या आंसर है भाई? अच्छा अब और कॉन्फिडेंस, हाँ, हाँ भाई, confidence क्या लो। कॉन्फिडेंस में बोला, क्या ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? निर्लज हो जाओगे तो आत्मविश्वास तो आ ही जाता है। झूठ बोलने का कुछ भी बोल सकते हो फिर तो। सही पता बात नहीं, अब देखिए ये सारी वॉशिंग वो देखे नहीं आपने क्या टिकट होना है टिकट से एक भी क्रॉस क्वेश्चन कर लो हैं,
आवाज ही नहीं आ रही थारी, आवाज ही नहीं आ रही, मगर क्या हो गया बक्कल इसमें? तार दूंगा। हाँ, और फिर जब उसकी तरफ मगा हम मोदी को आने नहीं देने के यहाँ से, बस खुद का बूथ लुट गया उसका, सारे भाजपा को वोट दे रहे। और जैसे उससे भी वही चीज है, वही निर्लजता है, जिन भाई- लोगों का कुछ पता है नहीं और पॉलिटिक्स में घुस गए सिंपल सी बस बात है, आनंद लेने के लिए। देखो बीजेपी को मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को करते हुए कुछ फायदा दिख रहा होगा तो वो कर रही है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। मोदी जी ने पर- किया है तो सोच के हाँ कीजिए। पर एंड में बात वहीं पर आ जाती है कि ये जैसे वो कौन था, ये समाजवादी पार्टी का कौन सा एमएलए था, अग्रवाल, यार, नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल के सारे स्टेटमेंट आप उठा के देख लो पुराने। और जगदम्बिका उसके प्रसाद बाद सबसे पहला जो कांग्रेसी भाजपा में आया था, उससे जौनपुर पहला से आप देख लो। सांसद प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह हाँ, सैफरन टेरर की किताब का साला विमोचन सही- कर सबसे रहा पहला था वो। विमोचन करने गया था वो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये इनको कुछ ना कुछ फायदा दिखता होगा, नहीं दिखता होगा भाई, इस रीता पर्टिकुलर बहुगुणा बेल्ट जोशी। में इनका कुछ वोट बैंक है। और इसका तो क्या वोट बैंक है, विजेंद्र सिंह का क्या नहीं है भाई। वोट बैंक है। वो पहले भी आई थी, खड़ा पिछला हुआ हारा था। था वो, हाँ। पिछला हारा था, इस बार हरियाणा का बंदा है। Actually ठीक में है? ना इनको- हरियाणा के बंदे को कांग्रेस कह रही है कि मथुरा से लड़ो। बताओ। आपका नहीं, मैं अपने आपको- गांव में बेस नहीं है मैं क्या? मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि साला सबको नेता बनना है, ठीक है। और वही इसका हाल है विजेंद्र सिंह का। अदरवाइज 22 घंटे में आप कांग्रेस, ये मोदी को गाली देते देते आप 22 घंटे में अचानक से फोन आया आपको, आपने सेकंड नहीं लगाया ज्वाइन भाई करने मुझे में। ऐसा लग रहा है कि सारा मैनेजमेंट मुंबई से हुआ है, हेमा मालिनी की तरफ से। वहां कहते धर्मेंद्र का फोन आया होगा, नुको बेटे फिर मैं यहाँ आकर उठलाऊंगा तुझे मैं। कुत्ते तेरा मैं तो खून पी जाऊंगा। क्योंकि लास्ट टाइम धर्मेंद्र आया मथुरा, कहने लगा भाई अब जुटा दियो क्योंकि लास्ट इलेक्शन है इसका, और अब का तीसरा फेर लड़ रही है। हाँ, तो ऐसे तो हमारे इनके बिहार से वो हर साल कहते हैं हाँ, ये बड़ा बस है। आखिरी साल है हाँ। हमारा। हेमा फिर खड़ी है। भाई देखो उनका तो अलग ही हाल चल रहा है। कल मैंने एक और स्पीच देखी, अरे हमारे मजा है। मोदी जी, हमारे मोदी जी, और भाई वो तो हम अलग तो ही बीच में हाँ। तनी अन्य उन्ने हाँ। चले गए वो थे, तो- वो तो हाँ। ऐसे ये हो गया। मतलब 40 साल ही थे भाई, ऐसा हो गया वो आदमी। सही है। हम लोग तो एक के आदमी है ना, एक के लोग हैं। दो मोदी जिसमें जी एक जान कितना है। काम किए हैं, हम लोग कितना काम करवाए मोदी जी से। अच्छा। मोदी ये जो जी- पुल दिख रहा है आपको, हाँ। पुल का एग्जांपल दे रहा है फिर। हाँ, और फिर जब वो पुल चोरी हो जाए तब इनका खुद का काम है। वहां तो हो भी जाता है। 2014 में सबसे पहले नीतीश कुमार ही उठा था कि मोदी और- प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। हाँ। मोदी जी 15 देख रहे हैं का ऐसे चुनाव बैठकर, अकेले लड़ा था। मोदी जी हाँ। देख रहे हैं, स्माइल पास कर रहे हैं कि बेटा हम समझ रहे हैं आप सब क्या है, बात पता कर है, रहे सब है, हो। पता है, तो। ठीक है, चलो। जी। तो अब ये सेलिब्रिटीज इन पॉलिटिक्स, अभी ये अभी आपने बात करी थी कि राहुल गांधी को मतलब कुछ और बनना चाहिए था, पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए था। कंगना का कल स्टेटमेंट भी आया, ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया था, मजेदार इंटरव्यू था। लेकिन कितना लगता है, कितना ऐसा लगता है कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, हेमा मालिनी हो गई, कंगना रनौत हो गई, या फिर विजेंद्र सिंह हो गए, ये सेलिब्रिटीज जो हैं ये पॉलिटिक्स में आए, और क्या ये बदलाव ला सकते हैं ऐसे सेलिब्रिटीज? ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकते। डॉक्टर बन सकता है, जननेता बिल्कुल। कोई भी बन सकता है वो भी। अब इसमें क्या है ना, सेलिब्रिटी वालों में खास करके जो अपने एरियाज को अबेंडन कर देते हैं। हम कंगना के बारे में नहीं जानते कि वो आगे क्या करेगी। कंगना के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो वोकल है हाँ। और वो एक स्त्री है, इस कारण से। लेकिन उसको यार राज्यसभा में भेजते हैं आप, लोकसभा के लिए आप कोई डिजर्विंग कैंडिडेट जो वहाँ की पॉलिटिक्स वहीं से उठा है, उस तरह ग्रासरूट के पर लोग काम को आप करने वाले। राज्यसभा में ऐसे लोगों को भेजो ना। आप राज्यसभा में आप कौन सा स्ट्रांग हो, वहां पे भी वोकल लोग चाहिए तुमको लड़ाई झगड़ा करने के लिए। नहीं तो फिर दानिश भाई के साथ जो विदुरी जी कर देते हैं उस टाइप का होता तो है। विदुरी जी को आप हाँ। देते नहीं हो टिकट पे ना। लेकिन डेटा भी यही सजेस्ट करता है कि जो भी सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में आते हैं दे आर नो गुड, वो कुछ नहीं करते। राज बब्बर देखा हमने, रोनाल्ड रीगन गोविंदा- जैसे एग्जांपल गोविंदा आपको देखा कम हमने, मिलेंगे। सनी देओल देख क्या लिया। किया? सनी देओल देखा, उससे पहले मुकेश खन्ना का हेमा मालिनी ने क्या कर लिया? हाँ, हेमा विनोद मालिनी ने क्या खन्ना। कर लिया है? हाँ, हाँ, लेकिन मैं ये देखो मानता क्या है हूं- कि ये जो सेलिब्रिटीज है ना, ये पहले से ही कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज या फिर शत्रुघ्न सिन्हा। फिल्म स्टार्स जो हैं, शत्रुघ्न सिन्हा इनका पॉलिटिक्स से रिलेशन जो है वो काफी समय से है। जैसे हमने एक पॉडकास्ट में पहले भी बात की थी कि जो पॉपुलर फ्रंट बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेखकों का जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव Progressive एसोसिएशन। right. राइटर्स एसोसिएशन जो है 1936 में बना था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकांश लोग थे। थिएटर एसोसिएशन भी ऐसी था। सारा का तो सारा। शुरुआत में ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए होते थे, हाँ। और उसके बाद फिर ये देवानंद वगैरह आए, फिर विनोद खन्ना वगैरह इन्होंने भी राजेश ज्वाइन खन्ना, किया। अमिताभ राजेश खन्ना बच्चन, कांग्रेस ने ज्वाइन किया था। अमिताभ बच्चन ने कोई किया। भी एज एन एक पॉलिटिशियन के रूप में मुझे तो सक्सेसफुल दिखाने जया बच्चन, जया रोनाल्ड भादुरी। रीगन
एकमात्र, अब हो सकता है और भी हों, बट रोनाल्ड रीगन जो है वो एकमात्र ऐसे हॉलीवुड के सेलिब्रिटी थे जिन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका का, उनका नाम जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट में आता है हिस्टोरिकली, रोनाल्ड रीगन का। मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट धर्मेंद्र को जब बनाया गया था ना, धर्मेंद्र से तो उनकी खुद की जनता परेशान हो गई थी। तो हम पर इसमें एक प्रश्न ये आ जाता है कि साउथ में तो प्रीडोमिनेंटली आप देखोगे भाई एक्टर्स जो है वही नेता बनते बनते वो हैं, लेकिन काम करते हैं। वो काम करते हैं। वही मेरा जयललिता point है। का आप देखो, जयललिता, NTR का उसने देख लो आप। कितनी नई नई चीजें, एनटीआर ने तो वही, मुझे लगता है उसको एयरपोर्ट पे वेट करवा दिया था इस टाइप से। इंदिरा गांधी के टाइम में तो एक नई पार्टी ही बनाई और उसके बाद देखिए वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उसका फिर पूरा फोकस, और वो लीडर रहता है, वो सांसद नहीं रहता है खाली, वो टॉप पे पहुंचता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ और मेरा ये साला डे जॉब है। ये नहीं कि बीच में आए और बाकी काम भी चल रहा है और बीच में थोड़ी सी राजनीति बना रहे हैं। घास काट रहे हो वहाँ साला, गेहूं काट दे रहे आर हैं। सीरियस लेकिन मैंने पॉलिटिशियंस। इसमें ना स्मृति ईरानी का जो उदाहरण देखा है वो हाँ, काफी स्मृति strong देखो, रहा है। स्मृति देखो ना, स्मृति स्मृति ईरानी को का देखो। जो उदाहरण देखा है, वंडरफुल भाई वायनाड जाके उन्होंने वहां भी चेतावनी दी। नहीं, हाँ, उनके कह रहे हैं। यहाँ भी हम स्मृति ईरानी के अंदर तो एक पॉलिटिशियन है भाई, हाँ, वो मानना वो पड़ेगा। चीज वो मुझे पहले लग से रही है, है। वो मेरे को लगता है कि अभिनेत्री कम पॉलिटिशियन ज्यादा है। अपवाद, और वो कंगना अपवाद में भी है। दिखता है। अपवाद। अगर देखा जाए तो जैसे वो महाराष्ट्र में लड़ी, जिस तरीके से उसे गढ़ नहीं, वो बुलडोजर चला दिया गया कंगना और ये सब फियरलेस चीजें है, बट हुई। क्या है कि कई बार जो है वो वोकल कैनन जो होती है उस टाइप से हो जाती है, बट वो वो थोड़ा loose कंट्रोल cannon हो नहीं, सकती लेकिन हो है। सकता है कि बंदा विजनरी हो जाए, जो साथ के लोग होते हैं, हम्म। जो गाइड करने वो- वाले लोग हैं, बट अब देखो ना, उनके थोड़ा- थ्रू हो सकता है बंदा। कंगना पहले जब फार्मर्स प्रोटेस्ट था तब लूज कैनन थी, अभी उसकी सभ्य स्टेटमेंट्स आ रही हैं फिर भी। आएंगे भाई, एक्सपीरियंस के साथ जो साथ चीजें आना बदलती होता है हैं। सब हम ही चीजें। कितना गाली गलौज करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी इसलिए भी मोदी जी करते आपको नहीं ले हैं, रहे। थोड़ा सा कम हो गया है, अभी अगर आपको वही वही है है जाना कि- है तो करना हाँ, पड़ेगा। 2029 तक हमें टिकट मिलेगी। हाँ, हम लोग अभी देखिए खत्म हो जाए सब, हम लोग कोई गाली गलौज कुछ नहीं करेंगे तो मेच्योरिटी आ आप गई एंड है। के कुछ नहीं करेंगे आगे से ही, हमने इनसे प्रॉमिस ले लेना हाँ, अभी हाँ। कैमरा बंद होते ही, हाँ। ताकि 29 की तैयारी करेंगे हाँ, हाँ। और फिर 34 में अपना दोनों भाइयों की इनकी भी करवाएंगे। सब सेटिंग कर रखी है हम लोगों को। मोदी जी को ना अपने आसपास में ऐसे लोग नहीं चाहिए एक्चुअली, हाँ। जो माँ बहन कर दें एकदम, ये उठा दें, ये यार, सब चीजें। नहीं, मुझसे यही तो है कि एक बार पूछा था किसी ने ऐसे ट्विटर पे कि भाई बाकी सबको फॉलो करते हैं चिरकुट लोगों को, आपको हाँ। क्यों नहीं? हम बोले साला हमको करेंगे, पहले दिन अनफॉलो करके ब्लॉक कर दूंगा मोदी को Yes. मैं। हम साला गाली गलौज करते रहते हैं, हमको कोई उकसाता है तो आई पे देम इन सेम और ये अच्छा नहीं लगता कि और वो कि फिर कोई प्राइम हमें मिनिस्टर स्क्रीनशॉट ले, मुझे- नहीं स्क्रीनशॉट लेकर डाले कि कहेगा कि देखो पीएम इसको फॉलो इसको कर फॉलो रहा है। करता है, तो तो हमें रवीश नहीं अच्छा कुमार लगता। ने रवीश कुमार ने कहा तो था, भारत का पीएम एक दधीच के लिए कहा था ना, दधीच को फॉलो करता है, वो हाँ, महिला इसी को टाइप का, हाँ। कुतिया जैसे शब्दों को लिखता हाँ। है। यार देखो, वही बात है कि जो हम इस पे सेलेब वाली बात कर रहे थे, तो अधिकांशता जो है वो फील रहे हैं, हाँ। और कुछ एग्जाम्पल हमें दिखते हैं जो ब्राइट स्पॉट की तरह दिखते हैं। Yes. नहीं, कंगना के सक्सेस के लिए मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ना, क्योंकि उसने एक्चुअल में पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है, बिना पॉलिटिक्स में रहे उसने वो झेला है, तो हो सकता है। और जिस एरिया से आती है ना, वो उतना पॉपुलेटेड एरिया है नहीं है, नहीं। ये बिहार से या यूपी से जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशंस होती हैं छोटे छोटे जगहों पे डेंसिटी, तो मुझे लगता है कि संभावना है कि शी विल डू गुड। कुछ नहीं करेगी तो कम से कम नैरेटिव को काटने के लिए जो है ना, शी इज अ वेरी गुड चॉइस। संजय निरूप हमने इसको बना दिया, मतलब नेता तो बना ही दिया है संजय राउत ने। संजय राउत ने। तो ये मतलब इसका भी इम्पैक्ट होगा कि उन्होंने जयललिता का भी किरदार निभाया, रहेगा भाई। उन्होंने इसका भी इंदिरा गांधी का भी किरदार निभाया, इंदिरा गांधी का वो तो उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा तब जाके किरदार निभाया। वो इंदिरा तो गांधी क्या वाली उसका आ चुकी इम्पैक्ट movie? आएगा? आएगी, अभी अभी आएगी, आएगी। जून में आएगी। नहीं, पॉइंट क्या मई या है ना कि जून में। देखो, ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो चुनाव तो जीत जाते हैं। अब राम नाईक एक इतना मंझा हुआ बड़ा पॉलिटिशियन था, उसे गोविंदा ने आके हरा दिया, पूरी राजनीति खत्म हो गई। और गोविंदा ने किया और फिर क्या गोविंदा ने किया कुछ नहीं उसके बाद, किया कुछ नहीं। तो he was, अभी देखो शिवसेना में फिर आ गए, शिवसेना में, और शिवसेना वो वाली कौन सी है, शिंदे वाली शिंदे वाली में, शिंदे वाली में। अच्छा, सो ये सक्सेस तो हो जाते हैं, चुनाव सारे जीतते हैं ये। तो यार चुनाव किसके मुंह बल पे जीता, ये भी तो अभी हम लोग बात करते आ रहे हैं कि मोदी जी का संगोल लेक फोटो लगा हुआ है, मेट्रो के मोदी जी पीछे का है। ये है,
भाई सांसद का फोटो कहाँ है, कौन लड़ रहा है यहाँ से? भाई नोएडा में तो नहीं पता, पूरे गाजियाबाद में नहीं सही पता, बात आपके है। यहाँ भी नहीं पता। भाई देखो चुनाव तो वो बोलते हैं ना, वो एक बंदा आया था वो बता रहे थे कि इंटरनल मीटिंग्स में जो है वो बोलते हैं खुद, चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ। हाँ, चुनाव तो मोदी जी खुद ही लड़ रहे हैं, सही बात है। नहीं इसमें 1% झूठ नहीं नहीं, है। और हमारे यहाँ सहारनपुर मुजफ्फरनगर में ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कैंडिडेट कौन है, बोला कमल का फूल। हाँ हमें नहीं सही बात पता है। भाई फूल कौन छाप, है। फूल है छाप, भाई। फूल छाप। कैंडिडेट कौन, फूल। अगले टॉपिक पे चलते हैं। उसमें हमारे जो पूरे जगत के जीजा जी हैं वो अमेठी में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बहुत अमेठी में सुंदर। क्या गुल खिलाएंगे भाई साहब, जब उनके साले साहब कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे? मुझे लगता है ऐसे ही उसने स्टेटमेंट दे दिया होगा। हाँ। उसका Are you कोई serious? purpose ना- Are you हाँ, are you serious? serious? Are you हाँ। serious? तो Are you उसने- serious? हाँ, उसने ऐसे ही बोल दिया है और उसने इफ उफ लगा के बोला है कि इफ जनता अगर चाहेगी तो जा रही है, कौन सी जाओ जनता? उतरो ना वहां। कांग्रेस वालों को साला मिल नहीं रहा है कि इसको वहां से लड़ाएंगे। रायबरेली से तुम्हारी सासू माँ नहीं लड़ पाई है, उनको जो है सेफ सीट लेना पड़ा। मुझे राज्यसभा तो पहले में- हिमाचल वाले ऑफर कर रहे थे कि हमारे यहाँ साला हिमाचल गए खेला हो गया वहां तो। वहां पे उनको लग रहा था कुछ खेला होगा हिमाचल, इसलिए वहां जयपुर खड़ा ही से नहीं किया उसको। वो जाके गई। और उसी से याद आया कि फोटो देखा राहुल गांधी चिरकुटाई जो कर रहा वो है, फोटो स्क्रीन पे लगा जैसे देंगे। बाप का राज उसका चल रहा है अभी यहाँ भी, तक, हाँ। बाप नानी दादी का जो भी है। हम्म। मतलब ऐसे ऐसे उच्छृंखल साले लुच्चे, उच्छृंखल में लुच्चे लोग साले, जिनको मतलब तुम्हारी माँ के राज्यसभा सदस्य बनने पे वो फोटोग्राफी की जा रही है और तुम साला है लेला टाइप साला, जैसे कुछ सुबह सुबह कुछ फूक फाक के आया है और घंटा वही राजशाही खून में से निकल ही नहीं रही है, हाँ। माइंड से निकल ही नहीं रही है तो वो। ये इसके ऊपर ना कल ही कंगना का इंटरव्यू आया था जिसमें उसने कहा कि प्रियंका और राहुल को कुछ और करना चाहिए था, एक्टिंग करते तो शायद बेटर कर लेते, राजनीति इनके लिए है नहीं। राहुल गांधी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि आई एम एन अननेचुरल पॉलिटिशियन, मुझे इसमें आना ही नहीं, मुझे ढकेल दिया गया। उनके पिता को भी ढकेल दिया गया। ढकेला सही ही बात गया है। था, yes। उनके पिता भी कुछ साल और रहते तो पता चल जाता वो कितने बड़े राहुल गांधी और थे। उस टाइम क्या था ना, उस पर टाइम सोशल मीडिया नहीं थी। नहीं, उस टाइम चिप्स के पैकेट इतने खुलते नहीं थे। हाँ, वही तो वही बात पता लग गैस का जाता पता कि नहीं चलता था कितनी इतना, हवा कितनी- है और कितने से चिप्स हैं। हाँ। दूसरी बात ये भी थी ना कि भाई संजय गांधी को पॉलिटिशियन बनना था, वो जो Exactly. नेचुरल पॉलिटिशियन वो था। नेचुरल था, Yes। हाँ। उसको बनने नहीं दिया। हाँ। इसको पायलट बनना था, हाँ। इसको पॉलिटिशियन बना दिया। Politician बना दिया। चक्कर क्या साला, जो करना चाहता उसको करने दो। और इसको हिप्पी बनना था। हाँ, ये तो यो डूड चा अपना थाईलैंड जा रहा है, मसाज पा रहा है इस टाइप। अब साला तुम वो उसको कहते नहीं है वो एनिमल में के बड़े घर का बेटा है, तू जा, ये तेरी बस की बात स्पोर्ट्स कार नहीं है। क्रैश कर, हाँ, लड़कियां हाँ, पटा, और लड़कियां ये सब। पटा, तू मसाज करा, बस वही काम। हाँ। ये एक्चुअल में वैसे ही था। तो वो उस पर अभी भी देख लो ना, बीच में यात्रा छोड़ी तो चला गया बैंकॉक, बीच में यात्रा छोड़ी वो नेपाल जाके किसी उसके इंग्लिश लड़की के साथ में। भाई क्या है, ये सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ। सीरियस और पॉलिटिशियन कहते ज्यादा साले चौबीस- IBM इससे hack ज्यादा होगी। सीरियस चीज कुछ है नहीं। 24 इंडियंस को घंटे समझना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसीलिए जब भी जोक तो मतलब मजाक मजाक चलता है, मुझसे होता है जी जी आप भाई हमसे नहीं हो पाएगा, यस सही बात है। हमसे नहीं हो पाएगा इतना साला। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी लेना, अपने घर की जिम्मेदारी आदमी ठीक से नहीं उठा Exactly. पाता है भाई मतलब it is not बहुत everyone's cup of हार्ड tea. हार्ड स्किल्ड होता है एक नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, जो होता है ना। यार, आसानी नहीं है ये भाई। आपको 50,000 गालियां रोज सुनने को मिल रही हाँ। हैं, आपको 50,000 आंखें ऐसे देख रही हैं कि भैया और ये कुछ करेगा। अरे ये जो फोन है ना- करके अजीत जी हमारे बाप मर गए, आप आ सकते हैं क्या? हाँ, वही। तो हाँ साला मैयत में जाकर आदमी अरे खड़ा है हमारे और यहाँ का फिर विधायक पीट दिया शादी गया हो रही था। है, उसमें जा रहे विधायक हो। इसलिए पीट दिया गया था कि एक जगह पे एक बुजुर्ग की मृत्यु हुई और वो उसकी 13वीं में नहीं गया। अच्छा। उसको कहा गया कि 13वीं में आना है। अब वो उस दिन न जाके अगले दिन गया सांत्वना देने के लिए। उसकी वीडियो बनी बकायदा, उसको वायरल किया गया हमारे यहाँ के विधायक को। गांव के बाहर रोकर सारा गांव उसको पीटने के लिए दौड़ भागा और वो बेचारों को गाड़ी में बैठकर अपने वापस जाना पड़ा था। सोचिए हैं? अभी तो खैर वो राज्य मंत्री बना दिया गया क्या है, जीत होता है भी गया कि- दोबारा के में। लेकिन ये होती है जो गांव की और जो रूट लेवल की जो सही पॉलिटिशियन बात। पॉलिटिक्स जो होती है, मैं वही कह रहा हूँ कि सीरियस पॉलिटिशियन जो होता है ना, उसको भी साला 50,000 भाई, गालियां घर पड़ती नहीं हैं। टिक सकते जो आप साला फिर। विजनरी लीडर है वो 50,000 गालियां रोज सुन रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि उनके बच्चे, कई बार होता है कि पॉलिटिशियंस के बच्चों को कहते हैं कि भाई तू पॉलिटिशियन ही बन जाए, तो मैं ये मानता हूं कि वो बहुत हद तक सही भी है। मैंने ये बात देखी है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, पता नहीं होता कौन सी क्लास में पढ़ रहा है,
अगर कोई सीरियस पॉलिटिशियन है तो नहीं पता होता है, उनके बच्चे बिगड़ भी जाते हैं कई बार, तो फिर वो क्या करते हैं बिगड़ कि- तो गए। हाँ फसल ही खराब होगी और मुआवजा भी नहीं मिल रहा है मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके पास इतनी दौलत तो है ना कि वो आराम से रह सकते थे, फिर भी लूटने के लिए बार बार। तो भाई अंत तो गत्वा जो मुद्दे की बात सामने आई है वो यही आई है कि इंडिविजुअल अगर कोई कैपेसिटी है किसी में, तो वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, राजनीति में आए और वो सीरियस पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो ही वो राजनीति करे, अदरवाइज ना करे। नहीं तो भूत में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो बिल्कुल खत्म टाइप के लोग आए हैं और उन्होंने राजनीति में कुछ अच्छा नहीं किया। मोए लग जाते हैं फिर उनके। हाँ। अगर राजनाथ सिंह ने मोए मोए कर दिया अभी कुछ क्या देखा क्या वो राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह ने वो देखा नहीं, मतलब अभी उन्होंने कहा कि ये इंडिया अलायंस का तो मोए मोए हो गया है। अच्छा, ओ। वो शब्दावली जो आ रही है ना ये सोशल मीडिया वाली, बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक अच्छी चीज है जो भाजपा के नेता कर रहे हैं। पकड़ रहे हैं। हाँ। तो यहाँ से भाई अब अंत में हम यही कहेंगे कि भाई जो सीरियस पॉलिटिशियन है वही आए, बाकी ना आए। और कंगना का देखना पड़ेगा कैसी रहेंगी, और अजीत भारती को टिकट दिया जाए मोदी जी से, अंत में यही प्रार्थना है। और देखो भाई पीओ साहब, कैसे और मेरे को कराची से। और देखो 2.5 मोर्चे का चक्कर भी ले लेना हाँ। भाई साहब, नहीं तो ये आदमी तोड़ेगा हमें। ठीक है, तो आते ही कहते हो 3 बार प्रमोशन होनी चाहिए, 2 बार हुई है हाँ। अभी, 1 बार और कह देता हूँ ले लेना भाई साहब। और ठीक है? किसी ने कमेंट कर रखा था कि पॉडकास्ट इज टेम्परेरी बट 2.5 मोर्चे का चक्र भी परमानेंट। परमानेंट। हाँ। लेकिन मेरी एक समस्या है, अगर मोदी जी की 400 सीट आ गई तो भैया हम सब जो है ना रात दिन यही कहेंगे, दोस्तों हर घर जल की योजना का लाभ ये है मेट्रो ट्रेन चल गई उसका लाभ ये है, हाँ। बस यही गिनवाएंगे, फिर उसके बाद में आपके पास कुछ सही में बचेगा नहीं, विपक्ष है नहीं ना, विपक्ष तो खत्म हो जाएगा। जब तो तक फिर विपक्ष नहीं होगा तो मुद्दे नहीं वो एक होंगे। बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी इसीलिए तो विपक्ष को अपने में ले रहे हैं, इन सबको कहेंगे अब से ये विपक्ष रहेगा, भाजपा ही पक्ष में भी रहेगी, भाजपा ही विपक्ष में भी हम रहेगी। हम ही खड़ा करेंगे, हम ही मारेंगे, हम ही बचाएंगे, वाह, वाह, सब कुछ हम ही है। इसमें अश्लील कुछ भी नहीं। वो अपना महाराष्ट्र में चल तो रहा है ना कि शिवसेना को कह रही है कि साला शिवसेना आरे नहीं काटोगी, हाँ। और शिवसेना को कह रही है कि नहीं नहीं हम तो आरे काटेंगे। अरे यार ये तो यार वाकई में अश्लील की तरह ही लग रहा है। हमने ये नहीं कहा था, मैं क्या मतलब दुश्मन हम ही खड़ा करेंगे, हम ही उसको मारेंगे, फिर हम ही उसको बचाएंगे। तो दोस्तों उसको दुश्मन है एक्चुअली ये। यार ये तो इन्होंने ध्यान नहीं लाया। वही ग्रीस ये वाली बात हो गई, भगवान, ये भगवान है? ग्रीस वाली बात हो गई। ग्रीस वाला तो खैर रिकॉर्ड नहीं हुआ, नहीं तो भाई जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों। तो भैया इन सब के चैनल्स के जो QR कोड्स हैं वो मैं लगा रहा हूँ इन सब की टांटों के ऊपर, वहां से चले जाना और स्कैन करके इनके चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी QR कोड पैसे वाले पैसे तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हारा कैमरा बंद हो गया है, हम ही बोलेंगे। और स्कैन वाला QR कोड अजीत भारती जी का हमने लगा दिया है। नहीं नॉर्मल भी लगाओ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, उतना ही चलेगा, QR कोड क्या आप डालना, ठीक है सब। तो चलिए यहीं से हम विराम करते हैं अपनी वाणी को, और जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।